वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड इसकी करंट अफेयर्स जो कि अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी लेट से ये मैगजीन पब्लिश हुई है, इसलिए आपको ये लेसन भी काफ़ी लेट से देखने को मिल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एज यूजुअल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ, जिसमें कि इस बार आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे एंड चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सीबीआई वर्सेस स्टेट्स के बीच में जो हमेशा झड़प होती है, इसके बीच में हम लोग देखेंगे क्या प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की तरफ से भी मैं आपको बताऊंगी, सीबीआई के बारे में भी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये एक अलग से टॉपिक है, इसे मैं डील करूंगी। साथ ही इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमेशा आप देखते हो कि किसी न किसी पार्टी की वजह से ये न्यूज़ में रहती है। फिर न्यूज इन शॉर्ट से, यानी कि एक ही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखने को मिलेगी कि इनके द्वारा क्या कहा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग वीज़ एंड आइज़ की टेस्ट सीरीज़ जो कि प्रीलिम्स हमारी 2022 को होने वाली है, 2022 में जो होने वाली है, उसकी टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है वीज़ एंड आइज़ की टेस्ट सीरीज़, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग ईमेल आईडी में अपनी क्वेरीज जो भी है वो आप लोग पता करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है, तो वो भी अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो वो भी आप लोग को इसी ईमेल आईडी पे आप लोग को पोक करके ज्वाइन करना होगा। तो चलिए आगे चलिए, पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, सीबीआई वर्सेस स्टेट। मुद्दा क्या है इसको समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है ये टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वहाँ की दीदी जी, उनका आप देखो कि वो क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है ना, उनके पास ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो सीबीआई को क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने राज्यों में वो रख सकती है। इट मीन्स कि आप देखो कि सीबीआई का तो हमारे पूरे देश में उनका पावर है, साथ ही अगर किसी राज्य में भी इन्वेस्टिगेट करना हो किसी क्राइम को लेकर तो सीबीआई कर सकती है, लेकिन हाँ, राज्य सरकार से, हर एक राज्य सरकार से उनको परमिशन लेनी होगी। बट यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। एक समय था जब आप देखते थे कि दीदी जी इंटर करने नहीं देती थी सीबीआई वाले को, लेकिन अभी क्या है कि ऐसा कंप्लेन हो गया है कि वो सीबीआई को यहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफ़ी हद तक जो है वो अपने राज्यों में रखती है। तो पहले इस बॉडी के बारे में समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसके बारे में बातें क्या की जा रही है। ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ध्यान रखिएगा, हर एक वर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीबीआई इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि यहाँ पे आपका जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है कोई भी अगर क्राइम हो रही है, तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। ये आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसी भी केसेस के लिए जो भी करप्शन से रिलेटेड है या फिर कोई क्रिमिनल्स मतलब कि कोई क्रिमिनल मैटर है तो उससे रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ें याद रखिए कि ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। देखते ये है क्या। अगर सीबीआई के डायरेक्टर की बात करें तो जो लोकपाल एक्ट 2013 है, उसके द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर है ना, उनको अपॉइंट किया जाएगा एक कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू। और उस कमेटी में कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोकसभा में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जो कि यहाँ पे इनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये आपकी कमेटी है जिसमें कि ये सारे मेंबर होंगे। तो ये भी याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर होंगे क्योंकि लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, और यहाँ पे आप देखो कि अपोजिशन पार्टी के भी लीडर होने चाहिए। साथ ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी होंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को ऑथराइज कर सकती है, यानी कह सकती है कि आप जाइए इस तरीके के क्राइम को इन्वेस्टिगेट कीजिए, वो भी उसी स्टेट में जहाँ पे कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट की अगर उनको परमिशन मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये ऑर्डर करती है सीबीआई को कि आप कुछ जो क्राइम हो रहा है हमारे देश में कहीं पे भी, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते बिना यहाँ पे राज्यों के कंसर्न से भी। तो देखिए, सीबीआई किसी के बंदिश में नहीं काम करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको खुला छूट दिया गया है कि कहीं पे भी क्राइम हो रही है तो उसको आप लोग देख सकते हो, इन्वेस्टिगेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन जिस राज्य में इंटर कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट वहाँ के राज्य सरकार से थोड़ी परमिशन ले लो। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहते हैं कि सीबीआई जैसे बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है राज्य सरकार की यहाँ पे परमिशन लेने की, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं थोड़ा और बैकग्राउंड चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया गया, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक सूट फाइल किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, और वो भी किसका आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 131 जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो ये आर्टिकल वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में समझिए कि आर्टिकल 131 में क्या कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है।
AOG याद रखिएगा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो पावर यहाँ पे किससे मिला, आर्टिकल 131, जहाँ पे एपेक्स कोर्ट जो है कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एक राज्य गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया, या फिर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ये इस तरीके का जो कला होता है, डिस्प्यूट होता है, इसको यहाँ पे कौन सलाह मशवरा करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट। और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो कि आपको आर्टिकल 131 के तहत देखने को मिलेगा। स्टेट के द्वारा भी यहाँ पे चैलेंज किया गया कि जो CBI की जुरिस्डिक्शन है FIR रजिस्टर करने का, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का स्टेट में, तो ये काफ़ी केसेस में हम लोग देख चुके हैं। वहीं अगर वेस्ट बंगाल के द्वारा देखा जाए तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो जनरल कंसेंट है CBI का 2018 में, ये विड्रॉ कर लिया गया। और CBI की एक्शन जो थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे गवर्नेंस की फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर अटैक कर रही है, क्योंकि आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना ही पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपना ही पावर है। तो CBI जिस तरीके से काम कर रही है, तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि ये फेडरल जो फीचर है हमारे देश का, उसको यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस पे अटैक हो रहा है। 8 स्टेट है जिनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया CBI की कंसेंट। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ शहर हैं। तो इससे क्या हुआ ना कि कुछ क्लैशेस अराइज हो गई कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर कहा जा रहा था। जब नीति आयोग को क्रिएट किया गया था 2015 में, तब ये कहा गया था कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फंडा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फेडरलिज्म कहने का मतलब है कि आप देखते हो कि सबको ही मिलजुल के काम करो। इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, ठीक है। इवन आप देखो कि 7th शेड्यूल में जाओगे तो इसमें बाकायदा आपका डिवाइड भी कर दिया गया कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कि सेंटर में पार्लियामेंट कानून बनाएगी और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फंडा को यहाँ पे अपनाने की बात की गई है। और अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग फेडरल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है ना, उसको स्मूथ तरीके से लेकर चले। तो यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। साथ ही आप देखो कि CBI की इश्यूज़ जो है वो तो रहती ही है, जिसमें कि हम लोग कई बार देखें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो झड़प हो जाती है। इसके अलावा भी आप देखो कि सेंट्रल रन जो स्कीम्स होती है, जिसे हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% फंड उसमें देती है और कहती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो उसको फॉलो करे। बट कुछ राज्य है जो कि रेसिस्ट हो जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि वो फॉलो नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखो कि GST का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलनी पड़ी। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जिनकी रेवेन्यू एज़ पर द रिक्वायरमेंट और जितनी पहले होती थी उस हिसाब से उनकी कलेक्शन नहीं हो पा रही थी, तो वो भी बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिए। साथ ही सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गए, NCB हो गई, जो कि आज की भी डेट में आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो इसके कारण भी राज्य सरकार को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक झड़प है। उसमें आप देखो कि CBI और जो वर्सेस स्टेट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म का फंडा है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर है, बट इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स की जा रही है। इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि राज्य जो है वो अपनी फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। देखिए, कहीं पे भी क्राइम हो रही है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना, कौन यहाँ पे रियल विक्टिम है और कौन यहाँ पे रियल कल्प्रिट है, उसको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो केसेस होती है ना, क्रिमिनल केसेस होती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपस में भिड़ने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का भी होता है। अब कहा जा रहा है कि जो फेडरलिज्म है इसकी क्या क्या एस्पेक्ट है जो कि अफेक्ट होती है CBI वर्सेस स्टेट के टसल के कारण। कई बार हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आपस में ही लड़ जाते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहले पुलिस। 7th शेड्यूल में जैसे कि मैं बताई कि 3 लिस्ट बाकायदा दिया गया है। सेकेंड लिस्ट है जिसमें कि पुलिस को एक स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है, और इसमें एक्सक्लूसिव डोमेन रखा गया है राज्य को कि वो कानून बना सकते हैं इस पुलिस सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन वहीं आप देखोगे कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, जिसके तहत CBI को एस्टैब्लिश किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक तो पुलिस जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन जो CBI है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी कहा जाता है कि वो यहाँ पे जैसे पुलिस काम करती है ना, वैसे ही आपको CBI भी देखने को मिलता है कि CBI को भी अरेस्ट करने का पावर है, CBI भी FIR रजिस्टर करती है। तो सारे काम जो पुलिस करते हैं वही CBI करती है। तो ऐसा क्यों है हमारे देश में कि CBI को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखा गया और पुलिस को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया? तो ये पहला मुद्दा आता है हमारा टसल का। उसी में आप देखो कि यहाँ पे जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, इस एक्ट के
का ये एक दो सेक्शन है, सेक्शन 5 एंड 6, जो कि यहाँ पे पावर और जुरिस्डिक्शन को डील करता है कि यहाँ पे जो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट हो रही है दूसरे एरिया में, और जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे भी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट होगी, तो उसकी क्या पावर होगी, उसकी क्या जुरिस्डिक्शन होगी, उसको एक्सटेंड किया जाता है अंडर द सेक्शन 5 एंड 6 के तहत। तो सेक्शन 5 और 6 जो है ये भी आपको याद रखना है इस कानून का। सेकंड, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई। अगर हम लोग इस कानून के तहत देखें, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो यहाँ पे सीबीआई जो है ना, इसको मैंडेटरी रखा गया है कि वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो है वो कंसेंट लेंगे अगर उनको उस स्टेट में कुछ क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो। लेकिन ये जो कंसेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ये आप देखो कि ये केस स्पेसिफिक और जनरल भी हो सकता है कि कैसा केस है, और इन जनरल भी देखा जाएगा। जनरल कंसेंट कहने का मतलब होता है कि ये स्टेट जो है उनके द्वारा ये जनरल कंसेंट दिया जाएगा, जिससे कि सीबीआई को काफ़ी मदद होती है कि वो यहाँ पे बिना किसी इंटरफ्रेंस के किसी भी केसेस को, चाहे वो करप्शन का हो, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में। अगर हम लोग इसके एब्सेंस में देखें तो सीबीआई जो है उनको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में हर एक केसेस में अप्लाई करना होता है, यानी कि स्मॉल एक्शन लेने से पहले उनको थोड़ी सी भी कुछ काम करनी है तो इससे पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट से वो परमिशन लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक घंटे का भी काम है तो उनको पहले 10 दिन बर्बाद करना होता है स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेने में, तब वो 1 घंटे का काम कर सकते हैं। तो ये भी एक टशल का पॉइंट बन जाता है। साथ ही आप देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, जो सीबीआई की कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा एडवांस है, और ये ह्यूमन इंफॉर्मेशन में यानी कि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकल नॉलेज में ये इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ आप देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी करते हैं। इट मीन्स कि टेरिटरी जो हमारे देश की है उससे भी आपको देखने को मिलेगा कि उससे भी बाहर जाकर ये काम करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का इशू हमारे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलेशन है उसमें बन जाती है। अब इस तरीके की इश्यूज़ जो है वो क्यों इमर्ज होती है? अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो फिर ऐसी इश्यूज़ हमें क्यों देखने को मिलता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ना एक तरीके का आपको हॉरिजॉन्टल रिलेशन देखने को मिलेगा स्टेट और यूनियन के बीच में, और इसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ भी किसी से ऊपर नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि आप देखोगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से निकल कर आता है, क्योंकि एक करंट जुरिस्डिक्शन भी है। जैसे आप सीबीआई जैसी बॉडी देखो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो देखो, इससे पहले एनसीबी एक्टिव थी वो रिया चक्रवर्ती के केस में, अभी आप देखो आर्यन खान के केस में है। तो ये एनसीबी है, इसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल जुरिस्डिक्शन क्राइम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसमें ये ज़रूरत भी होता है, और ये लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको ज़रूरत है कि वो लोकल पुलिस के साथ भी काम करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आप देखोगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे मिलकर काम करना होता है, बट नहीं देखने को मिलता है। सेकेंड की पावर जो है वो सेंटर के पास ज़्यादा है। एट लास्ट आप देखोगे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें लास्टली पावर कहाँ चला जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब आप देखो 3 जो फार्म बिल्स था उसको अभी यहाँ पे रिपील किया गया, तो आप देखो एग्रीकल्चर भी जो है हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन कहीं से आप देखो कि एंट्री 33 हो गया और एंट्री 17 हो गया। इन दोनों का तुक लगाकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि हाँ उनके द्वारा ये कानून लाया गया है। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा टसल था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी है आर्टिकल 131, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन किस तरीके के केस को लेकर? वो सारे केसेस आएंगे जो कि एक राज्य दूसरे राज्य से के बीच में प्रॉब्लम है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार ये देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना हेट्रोजिनस डिसीजंस जो है वो पिक किया जाता है। तो ये भी एक मुद्दे की बात हो जाती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आप समझो कि आर्टिकल 131 जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर के ऊपर ये चैलेंज किया गया था कि जो NIA एक्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो एक्ट 2008 का, ये सेंटर के द्वारा पास किया गया था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ पुलिस, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप ये देख सकते हो, सेम अभी आप एग्रीकल्चर का भी देख सकते हो कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कानून कौन ला रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही नोबडी टू फॉस्टर कोऑर्डिनेशन, मैनेज बार्गेनिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक सरकरिया कमीशन थी जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जब भी आप पढ़े होंगे पॉलिटी में या आप पढ़ोगे, तो सरकरिया कमीशन विच इज़ वन ऑफ द फेमस कमीशन फॉर सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सरकरिया कमीशन के द्वारा एक सजेशन दिया गया था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट को सेटअप करना है। बट ये आप देखो कि इसको सेटअप किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर के तहत।
लेकिन बाद में आप देखो कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहा, तो और भी ये प्रॉब्लम हो गया। प्रेजेंटली इस तरीके का कोई भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि सेंटर स्टेट और स्टेट इंटर स्टेट अगर आपस में ही राज्य सरकार अगर एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में अगर कुछ इश्यू हो जाती है तो इसको कौन रिजॉल्व करेगा? कोई ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। सबके ऊपर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बैठा, आप सुप्रीम कोर्ट ही समझेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम है? बहुत सारे केसेस तो लगे पड़े रहते हैं, पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कि जो फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होती है, तो उससे आप देखो कि बहुत सारे जो पावर है ना वो सेंट्रल आप देखोगे। इट मीन्स कि पावर अल्टीमेटली देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट तो बस ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं। डिफरेंट आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी चलती है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी चलती है। जैसे आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है। जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप समझो कि मैं किसी का कोई पार्टी का पक्ष ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी है, आपको बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। अब आप इसके अलग आ जाओ, वेस्ट बंगाल में आप देखो कि दीदी है, कभी इनको अच्छा लगा तो सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट का बात मान लेती है, अधिकतर तो ये बात नहीं मानती है। उसके अलावा आप बिहार में आओ तो यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा, नीतीश कुमार है तो ये भी अलग पार्टी के हैं। इसी के अलावा आप झारखंड में आओ तो यहाँ पे भी मुर्मू है, वो भी अलग पार्टी के हैं। तो कुछ कुछ राज्य में आपको देखने को मिलेगा जो कि अलग पार्टी से चल रही है। तो क्या होता है ना कि जो जहाँ पे भी आप देखो सेंटर में क्योंकि बीजेपी है, तो किसी भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है ना, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून लाया जा रहा है तो वो उस राज्य में तो ज़रूर एप्लीकेबल होता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। लेकिन जहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून लाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट कराने में पसीने छूट जाते हैं। और कई बार आप देखो कि मैक्सिमम जो इस तरीके के स्टेट है जो कि नॉन बीजेपी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को मानना ही नहीं चाहते, अपने राज्य में उसको अप्लाई करना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कुछ इश्यूज है जिसके कारण हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का केस देख रहे हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें ट्रांसपेरेंट और कोऑर्डिनेशंस लेकर आना होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, क्योंकि आज के भी डेट में हम लोग सीबीआई की जो झड़प देख रहे हैं, सीबीआई वर्सेस स्टेट तो कह देते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको सेंट्रल वर्सेस स्टेट देखने को मिलेगा। तो हमें ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करे, तो एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। साथ ही सजेशन जो सेंटर स्टेट रिलेशन कमेटी के द्वारा दिया गया था, 2 कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रिकमेंडेशन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और थोड़ा बहुत हो सके तो याद भी कीजिएगा। सरकरिया कमीशन एंड पूची कमीशन, इन दोनों के द्वारा बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे इनके रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया गया, बहुत कम ही इनके रिकमेंडेशन को ऑप्ट किया गया है। तो ये कोऑपरेटिव जो यहाँ पे फेडरलिज्म है, इनके ऊपर भी इनका एक रिकमेंडेशन दिया गया था। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि यहाँ पे लाया गया कि कैसे हमारे देश में जो फेडरलिज्म है और इसी को इम्प्लीमेंट करना, ये कैसे बेटर हो सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नर ऑफ ऑफिस है ना, इसको ए पॉलिटिकल होना चाहिए और इनके जो टर्म्स ऑफ हिज रिमूवल है वो यहाँ पे ऑल्टर कर देना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है, कई बार क्या अभी भी आप देखते ही हो कि जो गवर्नर का पोस्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही काम करते हैं। इट मीन्स कि अच्छा नहीं लगा तो प्रेसिडेंट इनको हटा भी देते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि जो मैंडेट है इंटर स्टेट काउंसिल का, यानी कि बिना ये एडवाइस और रिकमेंडेशन के बियॉन्ड है, तो इसको मैंडेट करना चाहिए कि हाँ इंटर स्टेट जो आपका काउंसिल है वो होना ही चाहिए। साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, जैसे कि जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, जैसे आप देखते हो कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, विथ होल्ड करने का पावर है, साथ ही सस्पेंड करने का पावर है। तो कुछ कुछ पावर है जिसका मिसयूज़ ना करे। तो वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई भी बिल जाती है साइन करने के लिए, अगर प्रेसिडेंट को उस बिल में कुछ प्रोविज़न अच्छा नहीं लगा, वो नहीं चाहते कि इस पर साइन हो या फिर इसको जो है वापस से रिकन्सिडरेशन के लिए हाउसेस में भेजा जाए, तो क्या करेगी ना कि वीटो, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा कह दिया गया कि हाँ इसमें ऐसा होगा, सिग्नेचर होगा नहीं होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग वीटो पावर, जिसका यहाँ पे कई बार देखा जाता है तो कई बार मिसयूज़ भी होता है। और ये नेक्स्ट ये कहा गया है कि इट्स ओनली फेयर टू इंक्लूड स्टेट। जब सेंटर जो है वो इंटर करेंगे किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, तो ये फेयर होगा कि यहाँ पे हम लोग स्टेट्स को भी इंक्लूड करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पे इंक्लूड होती है, वही ऑर्डर पे साइन करते हैं, पेपर पे साइन करते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है। तो वही बात है कि ये कुछ यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
जो कि हमारे फेडरलिज्म को बेटर कर सकता है। तो इसलिए ये सारे कुछ होनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड है कि सबसे पहले हम लोग को गवर्नर की जो ऑफिस को ए पॉलिटिकल करने की ज़रूरत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो। साथ ही मैंडेट होना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल को ये सेटअप करना ही है। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस भी होनी चाहिए कि कैसे हम लोग मिसयूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर है। और इट्स ओनली फेयर जब हम लोग स्टेट को इंक्लूड करेंगे किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि एक फिस्कल स्पेस देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारी फिस्कल कैपेसिटी राज्यों की बढ़ती जा रही है, तो ये एक लीगली गारंटेड है बिना किसी सेंटर के शेयर को रिड्यूस किया हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग देखो कि अभी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण काफ़ी राज्य सरकारों को घाटा झेलना पड़ा। तो इस घाटा जो ये झेल रहे हैं, इसके कारण कई परेशानी निकल कर आ रही है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो आपका इसके कारण कई परेशानी हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहे हैं। तो फिस्कल स्पेस देने की ज़रूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था उसके कारण काफ़ी लूप होल्स देखने को मिल रहा है। तो जो एडुकेट यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ये लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो स्टेट लेवल में पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। क्योंकि हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ बीजेपी को, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी जो कि आज के डेट में रन कर रही है। बट हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम राज्यों में अलग अलग सरकार होती है पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन उनकी ज़्यादा चलती नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इट मीन्स की इक्वालिटी देना है सारे तरीके के यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी दिया गया है सीबीआई जैसे बॉडी के लिए कि यूरोपियन प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे सब्सिडियरिटी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एक डेफिनेट ग्रुप यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरल कंसेंट और जो ट्रांसफ़र केसेस होती है सीबीआई की, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है कि जो हाई लेवल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है इससे काफ़ी मदद हो पाएगा और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो पाएगी। साथ ही स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशंस भी देनी है सीबीआई को, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो सके और ये इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स जो है वो यहाँ पे बात की जा रही है कि जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे कॉपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जा रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस सीबीआई लाइक बॉडीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे अराइज हो जाते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट सीबीआई वर्सेस स्टेट। यहाँ पे हम लोग ने बात किया कि अभी क्या प्रॉब्लम है, साथ ही सीबीआई के यहाँ पे फीचर्स देखे, सीबीआई डायरेक्टर्स देखे, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर देखे। आर्टिकल 131 जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट देखे कि सीबीआई वर्सेस स्टेट के कारण क्या देखने को मिलता है, क्या क्या एस्पेक्ट है फेडरलिज्म का जो कि अफेक्ट होता है, साथ ही क्यों इस तरीके के इश्यूज़ जो है वो इमर्ज होते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के केस में। और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो आइए बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की, जो कि है पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये एक आप लोग देखो कि रिसेंटली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, इसके तहत कुछ गाइडलाइंस लिया गया है कि यहाँ पे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसकी रिफॉर्म के लिए। तो सबसे पहले समझिए कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। इसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज है जो पब्लिक एंटिटीज़ के द्वारा यहाँ पे लाया गया है और एग्जीक्यूशन यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट का है, तो उसको यहाँ पे प्रोक्योर करना। जैसे कि आप देखते हो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, जैसे कि यहाँ पे फूड डिलीवर किया जाता है, सारे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की फैसिलिटी दी जाती है। तो ऐसा कुछ काम किया जाता है, सर्विस और गुड्स जो है वो परचेज़ किया जाता है सरकार के द्वारा। और ये इसलिए परचेज़ किया जाता है कि लार्ज नंबर पर जो लोग हैं हमारे देश में उनको फ़ायदा हो सके और उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। सो इसको हम लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहते हैं, यानी कि सरकार यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट करती है वो पब्लिक के लिए करती है, और इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। प्रेजेंटली अभी क्या हुआ है कि जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है 2017 का और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल एक्ट है, जैसे कि जनरल गाइडलाइंस है, तो इसको यहाँ पे सारे एजेंसीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और रेलवे है, ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% जो यहाँ पे रिस्पेक्टिव बजट है वो यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ही स्पेंड किया जाता है। और इनका अपना खुद का प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस होता है, जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का। तो इसके तहत आप देखो कि डिफेंस फील्ड में जो भी काम है वो यहाँ पे हो पाता है। तो इसलिए हर एक मिनिस्ट्री जो है अलग तरीके से काम करती है और 50% जो है उनका बजट का जो खर्चा होता है, बजट में जो दिया जाता है वो यहाँ पे लोगों के लिए ही खर्च होते हैं। तो ये आप समझ गए।
अब यहाँ पे क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पे एक इस फ्रेम में एक ट्विक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो देखिए, एक हमारे यहाँ जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कानून की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा आपको टैक्स पेयर हमारे देश में देखने को मिलता है, हमारे देश में जो रिसोर्सेज उनके ऊपर, हमारे देश में जो रहने वाले लोगों के ऊपर खर्च होता है, ये कॉम्पिटिटिव भी है, ट्रांसपेरेंट भी है और इफ़िशियंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंस है उसके यूज़ को बेटर कर सके और गुड गवर्नेंस को भी। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा खासा कानून की कमी देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, 3 टियर जो गवर्नेंस का है, जिसमें कि डाइवर्स मिनिस्ट्री है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में लार्ज नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास होते हैं और उसके तहत जो है ये बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और साथ ही साथ PSUs है, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट है, जो कि डिफरेंट नीड को हमारे देश में और हमारे लोगों के लिए है उनको पूरा करते हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का शेयर है वो ग्रो हो रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI। अच्छा, आपको ये बताना है कि CCI जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। CPI की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये आप लोग अगर याद रखोगे तो फिर आपको जो है ये पता चल जाएगा कि किस तरीके की बॉडी है। तो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है इंडिया में वो यहाँ पे 30% होना चाहिए GDP का, जो कि 2013 में ऐसा दिखाया गया है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही लिस्ट कॉस्ट सिलेक्शन मेथड भी है, जिसे L1 मेथड कहा जा रहा है। तो ये भी याद रखना, जैसे कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो ये स्टडी कर रहे हैं कि हाईवे डेवलपमेंट सेक्टर को, जिसमें ये हाईलाइट किया गया है कि जो L1 मेथड है ना वो फॉल हो गया है क्वालिटी और परफॉर्मेंस को कंसीडर करने में। इट मीन्स कि जो लिस्ट कॉस्ट सिलेक्शन है कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होनी चाहिए, तो सिलेक्शन में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्वालिटी है, क्या उसमें परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे L1 मेथड जो है वो अभी फेल हो चुका है। इसी के कंटेक्स्ट में आप देखो कि क्वालिटी यहाँ पे उस तरीके हिसाब से नहीं है, परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, इसलिए न्यू गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी कि सारे स्टेक होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एक साथ अलाइन हो सके। तो अब देखते हैं कि इस गाइडलाइंस में क्या क्या बातें रखी गई है। प्रिपेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके और जनरल इंस्ट्रक्शंस रखी जाएगी यहाँ पे। तो देखिए, एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले प्रोसीजरल क्लैरिटी है कि यहाँ पे जो क्लियर एक्सप्रेशन है टेक्निकल और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बिडर्स के लिए, वो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग हो गई, EPC आप लोग जानते हो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे ब्रॉड जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसको स्पेसिफाई करते हैं और क्या इसका आउटपुट पैरामीटर है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का उसको डिफाइन करते हैं। डिजिटल ट्रस्ट की बात करें तो ये ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन टेंडरिंग है, एज ए डिफ़ॉल्ट इसमें रखा गया है। तो पहले यहाँ पे प्रोसीजरल जो क्लैरिटी है वो होनी चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। और डिजिटल यहाँ पे जो है ट्रस्ट है, इट मीन्स कि ओपन किया जा रहा है ऑनलाइन टेंडरिंग, जिससे कि बहुत बेटर तरीके से आप लोग देखो ऑनलाइन कर दिया जाता है, तो उससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी मेन है और यहाँ पे फास्ट वर्क होता है, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होते हैं, क्वालिटी होती है और ये होना भी चाहिए। ठीक है, ये अभी आपका रिकमेंड किया गया है। स्ट्रिक्ट पेमेंट टाइमलाइन रखा गया है कि जैसे कि आप देखो एडहॉक पेमेंट जो कि आपका 10 वर्किंग डेज में है बिल सबमिशन का, तो उसके 75% तक है। इंटरेस्ट ऑन पेमेंट डिले जो है ये भी आपका इम्प्रूव करेगा, जो भी आपका MSME को सेक्टर में है। तो यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट पेमेंट टाइमलाइन है कि कब तक यहाँ पे पेमेंट करना है। डिस्प्यूट रिडक्शन भी करनी है। आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे न्यू आर्बिट्रेशंस जो है, कंसिलिएशन प्रोसेस, आर्बिट्रेशन प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या होता है ना कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे एक मीडिएटर होंगे और उसको आपको लॉ के बारे में पूरी जानकारी होगी। वो जो दो पार्टी के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट है ना, इन दोनों को कानून के सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताएंगे और आपस में मध्यस्थता करने की बात करेंगे। यानी कि इनका काम ही है, आर्बिट्रेशन का काम है कानून बताना और साथ ही साथ एक दूसरे को यहाँ पे सलाह मशवरा करके एक रिजॉल्व करना उनकी जो भी डिस्प्यूट है। तो ये भी यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही इंसेंटिव्स को यहाँ पे इंट्रोडक्शन करनी है, जैसे कि पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनको अलाउ करके। साथ ही फिक्स बजट जो बेस्ट सिलेक्शन है उसको यहाँ पे अलाउ करना है कंसल्टेंसी सर्विस के लिए। और कंसल्टेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है जो कि आपका अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपका कंपेल करेगा। इट मीन्स कि फिक्स्ड बजट बेस्ट सिलेक्शन है, एकदम से बजट में आपका फिक्स करना है और उस हिसाब से ही काम करनी है, उस हिसाब से ही सिलेक्शन करनी है। तो ये सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे कि न्यू यहाँ पे चेंजेस है। अभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका यहाँ पे काम शुरू होगा तो आप समझ जाओगे।
लेकिन फिर भी आप जानते हो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे देश में रहने वाले लोग तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में हम लोग काउंट होते हैं, लेकिन उस हिसाब की रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज है भी तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत है हमारे देश में, भ्रष्टाचार भर भर के है, करप्शन आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तो बात ही नहीं होती है। जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। इस तरीके की आपको हमारे देश में प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगी। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है, इट मीन्स कि आप देखो कि कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली टाइप का एक मार्केट क्रिएट होते जा रहा है हमारे देश में। पुअर डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स है, हज़ार्ड्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके कारण आप देखो कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी देखने को मिलेगा, कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो प्रोवाइडर्स है उनकी प्रेफरेंस के कारण आपको देखने को मिलेगा। अदर कॉन्स्टेंट भी है, कुछ और भी समस्या है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हमें जो है जनरल फिनेंशियल जो रूल्स है उसी में हम लोग को बैक होना पड़ेगा लेजिस्लेटिव पावर्स के थ्रू, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। जो आज के डेट में प्रोसीजर है ना वो कॉम्प्लेक्स है, तो बेटर है कि उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, और ये हम लोग तभी कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से हम लोग पॉलिसी को प्लान करें, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो ऑफिशियल्स है उस पर ध्यान दें, अदर स्टेक होल्डर्स जो है एक साथ काम करें उस पर ध्यान दें, साथ ही ऑल्टरनेटिव जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। साथ ही ऑल्टरनेटिव यहाँ पे प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखो कि जेम पोर्टल बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है कि अब क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो ऑनलाइन भी यहाँ पे हो सकती है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आप देखो कि राइट टू नो का अधिकार, इट मीन्स कि आप देखते हो कि RTI यहाँ पे आपका फाइल किया जाता है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, तो राइट टू नो का भी अधिकार है कि आप यहाँ पे आपका जो भी प्रोसीजर है वो लोगों तक पता चलना चाहिए। ठीक है, क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, जैसे कि आप देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, PSU है, इनके बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पीरियोडिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स है ना उनके बीच में एक अच्छा खासा ट्रेनिंग हो, पीरियोडिक अवेयरनेस हो, तो ये सारे एस्पेक्ट जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड। बट इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का जो कुछ फंडा है, कुछ यहाँ पे प्रोसीजर है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि WTO एग्रीमेंट के तहत भी इसको देखा गया है। तो ये कहा जाता है कि WTO एग्रीमेंट जो कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर है, तो ये प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो WTO मेंबर्स है उनके ऊपर अप्लाई होता है, ना कि सारे कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बात किया जाता है कि एक ओपन होना चाहिए, खुले में होना चाहिए, फेयर हो। फेयर कहने का मतलब है कि किसी के साथ गलत नहीं हो, हर एक को इक्वल तरीके से ट्रीट करे, ट्रांसपेरेंट कंडीशन हो कंपटीशन का, वो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट में, जहाँ से सरकार जो है कुछ गुड्स और सर्विसेज को खरीदती है और फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती है, तो उस जगह पे एक अच्छा ट्रांसपेरेंट, फेयर और ओपन कंपटीशन होना चाहिए। साथ ही नेशनल ट्रीटमेंट की गारंटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी गारंटी हो कि जो यहाँ पे सप्लायर्स जो है वो पार्टी को दे रहे हैं उसमें भी एक गारंटी होना चाहिए। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी, बट एक ऑब्जर्वर हम लोग गवर्नमेंट रहे हैं 2010 से WTO एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पार्टी नहीं है, तो इसलिए ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं चुक जाओगे। अब देखो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो फ्रेमवर्क है इंडिया में, इसमें आपका डिवीजन किया गया है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोविजन क्या है, कानून बनाने का, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस भी दी गई है, कुछ कानून ऑलरेडी है उसको फॉलो किया जा रहा है, ओवरसीयर्स यहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल आप लोग देख सकते हो कि इतने आर्टिकल है जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट और फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल है इसको एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही लेजिस्लेटिव अगर प्रोविजन की बात करूँ तो कौन कौन से कानून है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, क्योंकि करप्शन को हटाना है, कम करना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। ये इसलिए है क्योंकि देखते हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का भी यहाँ पे फंडा रखा गया है, तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो कंपटीशन एक्ट भी है, क्योंकि कंपटीशन को यहाँ पे हेल्दी रखना है, लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे लेकर आना है। CVC है, और साथ ही प्रोक्योरमेंट एक्ट है, वो भी स्टेट लेवल में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें भी जो भी बातें हम लोग किए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो WTO के एग्रीमेंट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि WTO की जितनी भी यहाँ पे प्रोसीजर है इसमें जो भी फीचर्स है उससे रिलेटेड UPSC हर बार क्वेश्चन पूछती है। तो आई थिंक कि इस बार आप इससे नहीं चुकेगी, इससे ज़रूर उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके,
सो गाइज आज के लिए बस इतने ही, 2-3 आर्टिकल और बचे हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेसन में आपके साथ कंप्लीट करूंगी। एज़ यू नो कि मैं ज्वाइन कर ली हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम की इश्यूज़ हो रही है, बट कोई ना, लेसन आपको मिलते ही रहेंगे। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको, अगर छोटे वीडियो भी होते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग को मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे लेसन्स देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे VSNIs के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो अक्टूबर मंथ में हम लोग यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में 2 टॉपिक देख चुके थे। फर्स्ट थी CBI वर्सेस स्टेट एंड सेकंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप कि ये दोनों आर्टिकल आप लोग को क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज एंड सजेशन रह जाते हैं तो डू कमेंट, ओके। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे। एंड एक छोटी सी यहाँ पे न्यूज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप नहीं करनी चाहिए, आई थिंक सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेसन के साथ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को VSNIs की ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, वो भी प्रीलिम्स की, जो 2022 के लिए है, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और वेंसडे को आपका टेस्ट 2 होगा, जो कि पॉलिटी की होगी। टेस्ट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल होकर ज्वाइन हो सकते हो। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पहले के टेस्ट ना छूट सके और आप लोग टाइम पे सारी टेस्ट को सॉल्व कर सको, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। फाइन। तो इस मुद्दे को बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि नाम में ही इसकी मीनिंग आपको देखने को मिल रही होगी, बट इसकी मीनिंग फिर भी बहुत ब्रॉड है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, पहले मुद्दे समझिए। रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये समझिए कि इंटरनल पार्टी जो आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी, ये किसी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उसी के तहत ये चलते रहता है। तो इसमें भी मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे आज के डेट में आप देखो कि नेशनल लेवल पे कौन सी यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऑब्वियस है कि बीजेपी है। लेकिन फिर भी बीजेपी की आप लीडरशिप देखते हो कि कौन लीडरशिप है यहाँ पे, किस तरीके से ये काम कर रही है बीजेपी, किस किस राज्यों में भी बीजेपी का राज है। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी यहाँ पे निकल कर आया कि लीडरशिप ऑफ पार्टी, यानी कि यहाँ पे नेशनल लेवल में कौन सी लीडरशिप ऑफ पार्टी है यहाँ पे, और कौन लीडरशिप यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी के ही विद इन इस तरीके का डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली समझिए पॉलिटिकल पार्टी और इनर पार्टी डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी होते क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहने का मतलब है कि एकदम बना बनाया ग्रुप है। जैसे कि आप देखो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर UPA हो, और ये तो NDA है, कांग्रेस हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं ना, वो अपना मेंटल माइंड मेकअप करके आते हैं कि हाँ इस पार्टी के साथ जुड़ना है। इट मीन्स कि उनको इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है ना, जो उनका काम करने का तरीका होता है, जो उनका एक मुद्दा होता है कि वो किस पे काम करना चाहते, कैसे काम करना चाहते, अगर कोई लोग उनको अच्छा लगता है, उनके आइडियोलॉजी से वो इम्प्रेस होते हैं, तब जाकर वो जो है ना उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया कि प्री माइंड ऑक्यूपाइड यहाँ पे लोग आते हैं, और एक ग्रुप जो सेम आइडियोलॉजी के लोग होते हैं ना, वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और एक कॉमन व्यूज़ होता है उनका गवर्नेंस के ऊपर, काम करने के ऊपर, और एक पॉलिटिकल यूनिट जैसा काम करते हैं। जैसे कोई अगर एक इंसान काम करे और एक इंसान की जो आइडियोलॉजी है, अगर अगला 10 इंसान को वो पसंद आ रहा है, तो 11 इंसान मिलकर वही एक सेम काम करेंगे। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि मेनली उनको यहाँ पे लेना होता है कि गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है वो यहाँ पे उनको सीख करना होता है, विद व्यू टू फर्दर द एजेंडा एंड पॉलिसी दे प्रोफेस। तो जो भी उनको पॉलिसी यहाँ पे लेकर आना और जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी काम यहाँ पे किया जाता है इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो इसको हम लोग ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अगर हम लोग अपने संविधान के हिसाब से देखें, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फंडा दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूडेड है अंडर द आर्टिकल 3 एंड DPSP में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट 4, ओके। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये दोनों में हमारा इंक्लूडेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि यही बात की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करना। और अंडर आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप फॉर्म कर सकते हो, बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ नॉट। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज समथिंग डिफरेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी इज समथिंग डिफरेंट। तो ये फंडा आप लोग क्लियर रखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि सोसाइटी को कोऑपरेट करने के लिए, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है कि ये अगर आपके पावर में आ जाते, फोर्स में आ जाते, तो ये भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारे देश के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो सिर्फ सोसाइटीज़ की वेलफेयर के लिए और साथ में मिलकर वो कोऑपरेट कर एक दूसरे को साथ देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखने को मिलेगा, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंटरनल डेमोक्रेसी अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टी में, इट मीन्स कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक लेवल है और मेथड है जिसमें कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टी के जिस तरीके से स्ट्रक्चर है उसको डेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे लेवल और मेथड है, इसको कहा जाता है इंटरनल डेमोक्रेसी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक लेवल होती है, अपनी एक मेथड होती है कि वो किस तरीके से काम करेंगे और कैसे काम करेंगे, तो उसी चीज़ों को यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी कहा गया है, ठीक है। अब हर पार्टी की एजेंडा अलग होती है, हर पार्टी का सोच अलग होता है, हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो ये सारी चीज़ों का इन होल आप कह सकते हो कि हाँ, इसको हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। वाई इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बिकम्स सिग्निफिकेंट इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहने का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब होता है कि हमारे देश में लोगों को पावर है ना। जनता जो बोलेगी सरकार उसी के अनुरूप काम करते हैं। अभी आप देखो, किसान इतना प्रोटेस्ट कर रहे पिछले 1 साल से, तब जाके सरकार को हार मान के 3 फार्म्स जो लॉ था उसको वापस रिपील करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग भी फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि जो अपना पॉलिटिकल पार्टी के विद इन भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी होता है ना, वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड रोबोस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टी है। एक तो नेशनल पार्टी है, दूसरी आपको स्टेट की अलग पार्टी देखने को मिलती है, कुछ रीजनल की अलग रीजनल पार्टीज देखने को मिलती है। तो कहने का हिसाब ही नहीं है कि हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, ओके। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि आपको नेशनल पार्टी टोटल याद होनी चाहिए कि हमारे देश में नेशनल पार्टीज कितनी है। तो टोटल 8 है, बट मैं चाहूँगी कि आधा काम मैं करूँ और आधा काम आप करो। अब वो 8 का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। स्टेट पार्टीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो, आपके राज्य में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबदबा है, ठीक है। उसके अलावा आपके राज्य में सबसे अच्छी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि काम करती है या फिर पहले भी की है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मल्टी पार्टी आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलता है सारे चैलेंजेस को, क्योंकि आप देखो हमारी देश एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें कि हर एक तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिलता है कि लोग फेस करते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को जो है यहाँ पे देखते हुए, इसको फेस करते हुए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें भी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फाइन। अब यहाँ पे आप देखो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है एज अ लिंक है, यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं और लोग होते हैं, इनके बीच में एक लिंक होता है, एक कंटिन्यूस ये कनेक्शंस जो है लोगों के साथ मेंटेन करते हैं। ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की सुनते हैं और मेनली आप देखो कि कंटिन्यूस जो है ये लिंक बना होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी एज ए लिंक है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं ना, वो डेमोक्रेसी के ही एजेंट होते हैं। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि लोगों की पावर, और लोगों की पावर के ही वो अधीन चलते हैं, और हम लोग जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से अगर वो काम करते हैं तो हम लोग फिर से उनको वोट देकर सत्ता में बैठाते हैं। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के एजेंट है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके पास एक्स्ट्रा लीगल ग्रोथ है। ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेटिक में कंट्री में ये देखने को मिलता ही है, क्योंकि कानूनी तौर पे ही ये ग्रोथ होता है। आप देखो हमारे बिहार में महिलाओं की जो शिकायत थी कि शराबबंदी करनी, ठीक है, ड्राई स्टेट बनानी, तो यहाँ की सरकार जो है इस तरीके का मूव्स लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम आप देखो कि काफ़ी महिलाएं खुश हुई, फिर उनको वोट दिया गया, फिर नीतीश सरकार जो है वापस आए सत्ता में। तो ये एक मैं बिहार का कॉमन आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही आप लोग देखो केजरीवाल जी जो दिल्ली में है, तो उनका भी आप देखो मूव्स बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। एजुकेशन में आप उनका देख सकते हो कि पूरे देश में उनकी बातें होती है, एजुकेशन को जिस तरीके से वो आगे लेकर चले हैं। साथ ही साथ आप देखते हो ऑड इवन उनका जो फॉर्मूला था वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग था और काफ़ी सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल उनका जो है ये कहा गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब
कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है ना, तो वो कानूनी तौर पे उनके पास पावर भी होता है, और कानून से ही अगर वो लाकर लोगों को खुश कर पाते हैं तो इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा लीगल ग्रोथ देखने को मिलता है। इम्पैक्ट अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वो सारे सिटीजन पे होता है। जितने भी संवैधानिक तरीके से जो यहाँ पे राइट दी गई है, इसका तो इम्पैक्ट आपको सारे लोगों पे देखने को मिलेगा। जो प्रोसीजर है कि कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि लीडरशिप कौन है और कंपोजिशन क्या है पार्टी की, वो कम्प्लीटली ओपन और इंक्लूसिव नहीं है। क्योंकि आप देखो कहीं पे भी पता, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि उस पार्टी की एक्चुअली क्या बात है, यानी कि उस पार्टी में काम कैसे होता है, उस पार्टी की लीडरशिप क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें ओपन नहीं होती है। ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि सारे सिटीजन का होता है, और इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है कि ये पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में और इलेक्शन कंटेस्ट करे। तो हमारे देश में तो ये ओपनली है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो यहाँ पे अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जीत के आइए और काम कीजिए, इस तरीके का दिया गया है। इसके अलावा आप देखो कि एलिटिज्म लीडिंग टू फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स। समटाइम्स आप देखते हो कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, गलत तरीके से लोगों को टिकट मिल जाते हैं और लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड और एम्बिगियस वर्किंग ऑफ द पार्टीज अगर हम लोग देखें तो इसके कारण आप देखते हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लूप होल होता है, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टी टिकट, और वो भी सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को। अगर आप लोग कहीं देखे होंगे तो गाँव के लोगों को टिकट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, और आई डोंट नो कैसे मिलते हैं, मुझे इंटरनली जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जो बिल्कुल आउटर स्पेस में रहते हैं, या फिर आप लोग शहरी क्षेत्र में रहते हो, या फिर थोड़े आइसोलेटेड एरिया में रहते हो, तो आपको टिकट जल्दी नहीं मिलता होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कैसे जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होती है टिकट की। साथ ही आप देखो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये कम होने की बात कर रही है। एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वही पार्टी में नॉमिनेट हो रहे हैं। और हमारे जितने भी आप पॉलिटिशियन देखोगे, एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द रिपोर्ट, बट मुझे उसकी याद है कि ये बताया गया था कि 68% जो हमारे देश में पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग ऑल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि 68% ऑफ पॉलिटिशियंस आर हैविंग क्रिमिनल केसेस। ओके, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रही है, लेकिन फिर भी उनको ये हक है हमारे देश में कि हाँ आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखने को मिलता है और वो नॉमिनी है। तो इसको आप देखो कि इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है इसी के साथ हमारा ग्रोथ भी होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है इन इनर फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाती है। नो लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी मेंबर आते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है कि उनको अपॉइंट कैसे करना है। इसी के कारण आप देखते हो कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो डिसक्वालीफाइड भी हो जाते हैं लेजिस्लेटर से, बट फिर भी आप देखो कि वो डिसक्वालीफाइड तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाई पोजीशन जो है अपने पार्टी के तहत वो होल्ड करके रखते हैं। तो ये सारी जो है कुछ लूप होल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और यही कहा गया कि क्यों इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी अगर अपने आप में ही वो सुधरना चाहे, लोगों में कुछ रिफॉर्म लाना चाहे, तो ये ज़रूर हो सकता है थ्रू इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या है अगर हम लोग पार्टी डेमोक्रेसी को सेटअप करते हैं? तो सबसे पहले आप देखो कि इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आप देखो कि वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना रेगुलेट कर सकते, ना फंक्शन कर सकते, इस तरीके के उनके पास पावर नहीं है। इन केस अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर जो यहाँ पे आपका केस है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्टर के अगेंस्ट अगर वो यहाँ पे इनर पार्टी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी भी पावर नहीं दी गई है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अगर किसी भी तरीके का वायलेशन करते हैं अपने रूल्स रेगुलेशन का, तो उनको यहाँ पे बच बचाव का जो रास्ता होता है, प्यूनिटिव एक्शंस जो है उनको बचाने के लिए कोई नहीं काम कर सकते हैं। साथ ही आप देखो रेसिस्टेंस है, डायनेस्टिक, कास्ट, रीजनल केस पार्टीज़, ये सारी चीज़ें तो बहुत रेसिस्टेंस है। कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो बिहार में आपको देखने को मिलेगा, कुछ और राज्य है जहाँ पे आपको रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। एलिटिज्म है पार्टीज़ में। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में देखें
तो क्या होता है ना कि मोस्टली ये बहुत सारे जो आपके पार्टी में जो लोग यहाँ पे फंक्शनरीज है उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। इवन जब आप देखोगे इलेक्शन जब भी होता है तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप देखो डिसीजन मेकिंग जो उस पार्टी का है उसके जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में होल्ड करते हैं। प्री डिटरमाइंड चॉइस होती है पार्टी की कि कौन दूसरे पार्टी के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। तो पार्टीज़ में भी आप देखोगे ना कि बहुत लूप होल होते हैं, अपने आप में ही वो लोग जो है पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए काफ़ी चैलेंजेस है कि पार्टीज़ में ही अपने पॉलिटिक्स खेलते हैं तो उसके अंदर डेमोक्रेसी कैसे ला सके। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। साथ ही जैसे आप देख सकते हो कि हम लोग को जर्मनी से सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। तो ये बहुत अच्छी एक हम लोग जो है इंटरनेशनल लेसन ले सकते हैं। साथ ही आप देखो कि रिस्पॉन्सिबल बॉडी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहत। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डेवलप्ड नेशन में है ना वो काफ़ी अच्छा खासा हाई लेवल ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है यूके का कि कंजर्वेटिव पार्टीज़ जो है इनका एक सेंट्रल काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को और जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल। डिस्क्लोज देयर फंडिंग, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पैसे कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं ना ये किसी को नहीं पता चला। इसको थोड़ा सुधारने के लिए 2018 में बजट में इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था। ठीक है, आपको याद होगा, अभी भी हम लोग कई बार इसे स्टडी करते हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी कहाँ पता चल पा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितनी फंडिंग हो रही है। साथ ही रीथिंक करना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आप देखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कई बार जो मेंबर होते हैं उनको बर्खास्त तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखते हो ना कि वो बर्खास्त नहीं होते। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं अगर वो किसी पार्टी से पहले बिलोंग करते हैं, हालांकि उनका पोस्ट न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी अगर वो पार्टी से पहले बिलोंग होते तो थोड़ा सा वो फेवर करते, जिसके कारण जिनको उनको डिसमिस करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं डिस्क्वालीफाई करते। कई बार जो है डिसीजन जो है वो काफ़ी लॉन्ग समय से पेंडिंग रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर इसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट सजेशन यहाँ पे कुछ कमेटी के द्वारा दिया गया था एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी बनाई गई। दिनेश गोस्वामी कमेटी है, तारकुंदे कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, जो कि स्ट्रांगली आर्ग्यू कर रहे हैं मोर ट्रांसपेरेंट किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे काम करती है। 1999 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट है जो भी यहाँ पे आपका रिकमेंड किया जा रहा है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो होनी चाहिए कि पार्टीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो और इनर पार्टी डेमोक्रेसी वो मेंटेन करें। साथ ही एक कानून भी इस बार लाया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स एक्ट 2011 का है, ये सबमिट किया गया था यूनियन लॉ मिनिस्टर को। इस एक्ट का एम था ना कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कंसर्निंग है उनमें उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर है, उनका फंक्शन कैसे होता है, उनकी फंडिंग कितनी है, अकाउंट कितना है, ऑडिट करते रहना टाइम टू टाइम, अदर जो भी अफेयर्स है उन सारे कंसर्निंग पॉलिटिकल पार्टी से जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से चेकआउट करनी है। सो दिस इज़ वेरी 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 नाइस, यहाँ पे आपका सजेशन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। और अगर आप लोग को लिखने भी आता है तो यू कैन राइट दिस टॉपिक ऑल्सो, तो इससे आप लोग को एक एक्स्ट्रा मार्क्स तो ज़रूर फेच कर पाओगे। चलिए यहाँ पे देखिए कि कानून क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आप देखो तो हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसका एक सेक्शन है 29A5। यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ मेजर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ना वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज डील करेंगे इंडिया में। और यहाँ पे आपका जो ऑर्डर दिया गया है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो यहाँ पे ट्रू फेथ रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी प्रोविज़न है उसको फॉलो करेंगे और हमारे देश की जो सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है उसको अपहेल्ड करेंगे। तो ये बातें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल आपको 324 देखने को मिलेगा, इनको यहाँ पे ज़रूरत है कि पार्टी की एप्लीकेशंस को एकम्प्लिश करे, कैसे, तो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ ही पावर और फंक्शन क्या है इस ऑर्गन का और मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है और सारे ऑफिस बियरर्स का जो है डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड अगर कोई कानून है तो सबसे पहले ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कानून भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है।
सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी. दिस इज़ वेरी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ एकदम नया आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा. तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गई होगी. चलिए आते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे बहुत ही गर्म ये आपका हॉट टॉपिक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ. तो अभी न्यूज़ में क्यों आ गया है भाई? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर को एक डेडलाइन दिया गया है कि आप भैया अब तो ऑर्डर पास कर दो डिफेक्शन के केस में. यही मैं बोल रही थी कि जो आप देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो स्पीकर होते हैं ना, वो होल्ड पे रख देते हैं अगर उनके ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर मेंबर को डिफेक्शन मतलब कि उनको डिस्क्वालीफाई करना होता है. तो डिफेक्शन कहने का क्या मतलब है? एंटी डिफेक्शन. ठीक है, डिफेक्शन इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एक प्रैक्टिस है फ्लोर क्रॉसिंग का बाय ए मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर. जैसे आप देखते हो कि क्या होता है ना कि दल बदल जो आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ते हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं. कुछ फेवर लेके करते होंगे, अपने फ़ायदे के लिए करते होंगे, ऑब्वियस है ना. तो इसी को कहते हैं डिफेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया एंटी डिफेक्शन. भैया आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हो ना, तो आपका मन मर्जी नहीं चलेगा. आप कभी भी छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं जा सकते हो. कुछ नियम कानून है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है. तो ये बातें हो जाती है. अब देखते हैं कि ये कानून निकला कहाँ से. 1967 के पहले क्या था कि इंडिया में आप देखो कि सिर्फ 500 डिफेक्शंस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पूरे स्टेट में देखने निकल कर आया था. यही 1967 से 1972 के बीच में क्या हुआ कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना वो यहाँ पे एकदम से स्विच हो गए दूसरे में. ये भी प्रॉब्लम है. 1968 में एक कमेटी बनाई गई डिफेक्शन को लेकर, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर है YB चावन है, जो कि यहाँ पे अपॉइंट किया गया था कि एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है ना, लोग जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर मिल रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे क्या है, वो डिटेल आप पूरा लाओ और कुछ अच्छा सा सजेशन यहाँ पे बताओ. तब जाके 1973 में क्या हुआ कि 32nd अमेंडमेंट बिल लाया गया और ये कहा गया ना कि ऐसे नहीं चलेगा, दल बदल तो नहीं करना, आज यहाँ हो कल वहाँ हो, ऐसे नहीं चलेगा. तब 1985 में क्या हुआ कि कहा गया कि ये बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे देश में, इसको तो ठीक करना होगा. जब तक पार्टीज़ में जो मेंबर है वो सही से काम नहीं करेंगे, परमानेंट उनको नहीं मिलेगा, कम से कम कुछ साल तो कहीं टिको, ऐसे ही कहीं भी छोड़ के कहीं जा रहे हो. तब यहाँ पे कहा गया कि एक शेड्यूल ऐड करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 8 शेड्यूल देखने को मिला. 8 शेड्यूल जब हमारा संविधान पास हुआ तो आपको पता है कि ज़मीन और ज़मींदार की कितनी दिक्कत थी, उसको लेकर 9th शेड्यूल लाया गया. और सेकंड जो प्रॉब्लम देखा गया वो इस तरीके के पार्टीज़ के मेंबर का देखा गया. इनको भी सुधारने के लिए चलो एक और नया शेड्यूल लाते हैं, जो कि 10th ऐड हो गया. ठीक है, 10th में गया था और 10th को ऐड किया गया कैसे, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके. तो ये 10th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा एंटी डिफेक्शन एंड 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस 2 फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या. 10th शेड्यूल समझ गए, डिसक्वालीफाई करना है. इट मीन्स कि जो मेंबर है हाउस के, अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से है तो उनको डिसक्वालीफाई करना है. बट कब करना है? अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए कि आज वो बीजेपी में है, अगर उनको कांग्रेस में जाना है और ऐसे ही छोड़ के चल गए, तो वॉलेंट्री गिव अप नहीं करना, अपने मन मर्जी नहीं चलेगी ये. ठीक है, साथ ही आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना, उनका एक विप होता है, एक विप मतलब कि इनकी आदेश माननी होती है पार्टी को. तो अगर ये कुछ आदेश दे दे या पॉलिटिकल पार्टीज कहे कि हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन अगर कोई मेंबर उनके अगेंस्ट में काम कर दिया और वो कहे कि ना बेटा आपकी तो डिसीजन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं कुछ और करना चाहूँगा, अगर वो यहाँ पे अगेंस्ट हो गया, वोट भी अगर अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अदर मेंबर है उनके अकॉर्डिंग नहीं दिए, तब उनको डिस्क्वालीफाई करो. तो ये 2 तो डिस्क्वालीफाई करने का आपका स्टार्टिंग में रखा गया था. और साथ ही कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, अभी एकदम से इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना इलेक्शन के बाद ही ज्वाइन कर लेते हैं. अगर आप अकेले जीत के आए हो तो आपको अकेले ही चलना होगा. ऐसा नहीं है कि आप अकेले जीत के आए और बाद में कोई पार्टीज़ को ज्वाइन कर लिए. नॉमिनेटेड मेंबर का क्या है यहाँ पे, तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई हाउस के है उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के एक्सपायरी से पहले ही अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो, सॉरी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब जिस दिन से वो इलेक्शन जीत के आए हैं और 6 महीने के एक्सपायरी के बाद अगर वो कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा. ये चीज़ें याद रख ली. इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए क्या है, किसी पॉलिटिकल मेंबर के लिए क्या है, और साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या है. एक्सेप्शन में रखा गया है
कि लेजिस्लेटर जो है ना अपने पार्टी को चेंज कर सकते हैं बिना डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क के भी। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी पार्टी के मेंबर हो ना तो अब आपके माथे पे वो लिख गया कि वही पॉलिटिकल पार्टी आपका है, आप किसी में भी जा नहीं सकते या फिर कभी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ हमारे देश में रिजिड नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा गया है कि कानून है जिसमें कि पार्टी को अलाउ किया गया है कि आप मर्ज हो सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, उस पर भी आप काम करना चाहते हो, तो एक काम करो कि दोनों एक साथ मर्ज हो जाओ, ठीक है। और एटलीस्ट जो 2/3 है लेजिस्लेटर के वो इसके फेवर में होना चाहिए। अब जबरदस्ती नहीं है कि किसी भी पार्टी के साथ जाके आप जुड़ जाओ, आपके भी पार्टी के 2/3 मेंबर जो है ना इसके सहमत में हो। आप 100% तो नहीं रहेंगे, इसलिए 2/3 कहा गया है, ये याद रखना है। सेकेंड है कि अगर यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है लोकसभा के स्पीकर में इलेक्ट हो जाता है या फिर राज्यसभा के चेयरमैन में, तब उनको अपने पार्टी से रिजाइन करना होगा, ठीक है। और अगर वो किसी पार्टी को रिज्वाइन कर लेते हैं, रिज्वाइन कर सकते हैं जब वो डिमिट्स कर देंगे वो पोस्ट, यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना उनका यहाँ पे पोस्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करना है। इट मस्ट बी नोटेड हेयर कि जो 10th शेड्यूल में प्रोविजन है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की एग्जेम्पशंस कही गई है इन केस जो स्प्लिट हो जाए 1/3 ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी, इसको डिलीट कर दिया गया है कब, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो ये प्रोविजन पहले था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होंगे, कौन आप ये डिसाइड करेगा कि हाँ चलो ठीक है तुम भागो यहाँ से, डिस्क्वालीफाई हो गया अब निकलो यहाँ से। तो कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। अगर ये बात लोकसभा की है और लेजिस्लेटिव असेंबली की है तो ऑब्वियसली कि स्पीकर यहाँ के बॉस होते हैं। अगर ये आपका राज्यसभा का है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिस राज्य में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ऑब्वियसली वहाँ के चेयरमैन का ये अधिकार है, ठीक है। रूल मेकिंग पावर किसका है, तो रूल मेकिंग पावर यानी कि इस तरीके का जो रूल बनाते जा रहे हो टाइम टू टाइम अगर इसमें लगा कि चेंज करना है तो कौन करेगा। तो यहाँ पे भी आप देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिनको यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है 10th शेड्यूल में जितने भी प्रोविजन है उसको इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई कानून कोई रूल बनानी है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बनाएंगे। तो यानी कि होल सोल जो अथॉरिटी ऑफ पावर दिया गया है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है। आई होप दिस फैक्ट्स आर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप समझो कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो है एक जगह से छूट के दूसरी जगह चले जाते हैं, पॉलिटिकल्स जो है ना वो इनस्टेबल हो जा रही है, तो स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है किसी भी पार्टीज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब 10 लोग मिलके अगर 5 साल तक भी काम करेंगे, 2 साल 3 साल भी काम करेंगे तो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। अब आपको लग रहा है कि अगर मान लो 6 महीने में एक आदमी चला गया, फिर 1 साल में दूसरे आदमी चले गए, तो इससे क्या होगा ना कि पार्टीज़ के लोग इसी से परेशान होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि लॉयल्टी ऑफ द मेंबर। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर है तो ऐसा उस पार्टी के मेंबर को नहीं लगना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे टेम्पररी के लिए आया है। सबको एक लॉयल्टी के साथ ही देखना होगा कि हाँ अगर ये पार्टी में है तो ये काम करेगा, इस पार्टी का साथ देगा। अपहोल्ड द विल ऑफ पीपल। सबसे बड़ी बात होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम होते हैं तो वो जो है ना लोगों के विल पे काम करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो लोगों की इच्छा पे काम करेंगे। अदर एडवांटेजेस भी यहाँ पे कि हमारा जो डेमोक्रेसी है और जो लेजिस्लेचर में पार्टी है वो अगर यहाँ पे मर्ज भी होते हैं तो यहाँ पे उनको ये फैसिलिटी दी गई है। फर्दर इससे करप्शन की भी कमी देखने को मिलता है। पहले क्या होता था ना, अभी भी ये चीज़ें होती है कि जो मेंबर होते हैं ना उनको पैसे दे के भी दूसरे पार्टीज़ के लोग खरीद लेते हैं। तो ये जो लोभ होता है या फिर कुछ फेवर करके भी कि आपको या इतने प्रॉपर्टी देंगे, इतनी ज़मीन देंगे, ये देंगे वो देंगे, ना जाने क्या क्या देंगे, इसके लालच में लोग आ जाते थे, चले जाते थे उनके पार्टी को छोड़ के, और जितनी भी इंटरनल बातें होती है वो लीक कर देते हैं पार्टी की। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन इशू क्या है आज के भी डेट में, आप देखो कि ये कब लाया गया है और आज तक हम लोग जूझ रहे हैं एंटी डिफेक्शन कानून के कारण। क्यों? क्योंकि आप देखो रेस्ट्रिक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, ठीक है। ये जो कानून है ना ये पार्टीज़ के मेंबर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि फ्रीडम टू अपोज, इनके पास एकदम फ्रीडम है कि वो किसी कानून का बहिष्कार कर सकते हैं, कोई पॉलिसी आया तो उसको बहिष्कार कर सकते हैं, अगर लीडर नहीं पसंद आ रहा है तो उसको हटाओ और बिल को भी बहिष्कार करो। इसी के साथ आप देखो कि क्या हो गया कि यहाँ पे वही मैं सोची क्या बोल रही हूँ। देखिए रेस्ट्रिक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटर। मेन क्या है ना कि आप लोग देखो कि कोई भी जो हमारे यहाँ आर्टिकल है या फिर फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखा गया है।
तो ये जो कानून है ना, ये पार्टी के जो कुछ मेंबर हैं इनको यहाँ पे काफ़ी आज्ञाकारी तरीके से रखा गया है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है पार्टी की उनको फॉलो करना है। इट मीन्स कि लेजिस्लेटर का फ्रीडम्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप किसी भी कानून, पॉलिसीज़, लीडर और बिल ऑफ द पार्टी को वो अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं करना है। रिड्यूस है अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि जो लेजिस्लेचर है वो चेक करता है एग्जीक्यूटिव में, जो कि हमेशा ये आपको वीक देखने को मिलेगा क्योंकि इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है ना। आज की डेट में आप देखो हमारे लोकसभा में क्या है कि अपोजिशन लीडर भी नहीं चुन के आ पाते हैं क्योंकि उस हिसाब से जो 10% होनी चाहिए सीट वो भी नहीं वो कॉन्स्टिट्यूट कर पाते हैं। साथ ही अंडरमाइन है जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है क्योंकि वो यहाँ पे जो प्रोविज़न है 10th शेड्यूल के उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो लेजिस्लेटर जो है ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो कि लेजिस्लेटर को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है वोटिंग इन द लाइन विथ हिज कंसाइंस जजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज इलेक्टोरेट। ऑब्वियस है कि जो पार्टी है ना वो सब कोई मिलके ही यहाँ पे काम करते हैं और उनका जो जजमेंट है, उनका जो कंसाइंस है, इंटरेस्ट है, उन्हीं के बेसिस पे इनको काम करना होता है। इशू क्या है आज के डेट में जो ये कानून है, नो लाइबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ पनिश किया जाता है लेजिस्लेटर को कि आप स्विच कर रहे हो ना तो इसके लिए पनिश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम होता है मर्जर प्रोविजन से। आप लोग देखो कि जो मर्ज कर जाते हैं दो पॉलिटिकल पार्टी तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। साथ ही पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है और स्पीकर जो है वो आप देखो कि रिमेन कोई ना कोई पार्टी के मेंबर होते ही है, तो वो यहाँ पे जो है अपने पार्टी के साथ जो है वो पार्शल का काम करते, इम्पार्शल हो नहीं पा रहे। अनेबल है कि इस तरीके की इनस्टेबिलिटी को कर्व करना, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी टूटते ही है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पार्टी में जा ही रहे। एक्सपर्शन डज नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो कानून है ये मेनली आपका वॉलेंट्री डिफेक्शन पे ही फोकस करता है और अभी भी आप एक्सपर्सन की बात कर रहे हैं ना, पार्टी से जो मेंबर निकल जाते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। तो इसलिए आप देखो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रही है हमारे 10th शेड्यूल की, तो ये भी आज की डेट में एक प्रॉब्लम ही निकल कर आया है इस कानून का। हाउ हैज़ द लॉ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग ऑन रिलेटेड मैटर। अब कोर्ट से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोर्ट का क्या कहना है इस तरीके के मैटर को डिसाइड करने में। तो मेनली यहाँ पे आप देखो कि जो फ्रेज़ है वॉलेंट्री गिव अप ऑफ दिस मेंबरशिप, इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि वॉलेंट्री गिव अप कैसा गिव अप। तो ये जो फ्रेज़ है ना इसका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है कहा गया है कि एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रेजिग्नेशंस बाय द मेंबर, जो गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप है, इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ठीक है वॉलेंट्री गिव अप नहीं करना है, यानी कि कायदे से आप रेजिग्नेशन लिख के दो। ऐसा नहीं है कि आज मन इधर किया तो कल उधर चलेगा, ये नहीं होगा। डिसीजन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि जुडिशरी इसको जरूर चेकआउट करेंगे कि क्या कारण है कि जिसके कारण प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है जिस पार्टी के मेंबर है उनको मान रहे हैं और जिस पार्टी के मेंबर नहीं है उनको, उनके मेंबर को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझेंगे यहाँ पे। तो जुडिशियल रिव्यू जो को आपको आर्टिकल 13 के तहत देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होती है ना कि जुडिशरी देखती है कि अच्छा कोई भी अगर यहाँ पे कानून बन रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो क्या वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ ही टाइम लिमिट अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को देना चाहिए, क्योंकि कई लंबे समय तक वो ये इस डिसीजन को लटकाए रखते हैं। तो ये तो सही बात नहीं है। कुछ एक टाइम फ्रेम बांध लो कि 3 महीने होना चाहिए, 6 महीने होने चाहिए, जिसमें कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करनी है तो वो यहाँ पे कर सके। व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस इशू, क्या करना चाहिए। जो डिफेक्शन का डेफिनेशन है ना उसको तो भाई साहब थोड़ा छोटा कीजिए, क्योंकि इसमें इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। साथ ही इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है तो चेंजेस भी यहाँ पे ज़रूरी है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा और जो करंट पॉलिटिकल कल्चर है इसको यहाँ पे देखते हुए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाए। इन्वॉल्वमेंट हो एथिक्स कमेटी का, जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है एथिक्स कमेटी का, जो कि कैश फॉर क्वेरी स्कीम में है। तो इससे क्या होती है ना कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है लोगों की, यहाँ पे आप इंटरनल जो यहाँ पे आप देखो कि जो इम्पॉर्टेंट डेटाज होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो उनकी बातें होती है उसको लीक कर दिया जाता है। तो इस पर कहीं ना कहीं टैकल कर सके। डिसाइडिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। सेकंड ARC कमीशन के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है ना वो यहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर, वो भी इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे ही यहाँ पे वो डिसाइड करें। सेकंड ARC की भी यहाँ पे रिकमेंडेशन थी कि यहाँ पे जो एडवाइस देना है इलेक्शन कमीशन का वो भी देखिए डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर का। ठीक है, साथ ही आप देखो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे जो कि लोकसभा का होगा और गवर्नर डिसाइड करेंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी। ओके, मेकिंग डिफेक्शन एंड इंटरनल इशू ऑफ पार्टी, जो इम्पोजिशन है सेक्शन का, इसको भी आप देखो कि सिर्फ अलाउ किया जाएगा एक्सपर्शन के मोड में। इट मीन्स कि जो एक्सपर्शन वाली क्राइटेरिया यहाँ पे मैं दिखाई दी ना, एक सेकेंड,
इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ इसमें अलाउ किया जाएगा। ओके, यहाँ पे ठीक है, इस पे अलाउ कर देना चाहिए। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए ये दीज आर द सजेशंस, अगर आपको सही लगता है तो यू कैन राइट इन योर आंसर, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। ब्रिंग मोर क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जैसे आप वर्ड देखते हो कि वॉलेंट्री गिविंग अप द मेंबरशिप, ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे रीचेक करना चाहिए कि वेदर एंटी डिफेक्शन लॉ जो करंट फॉर्म में है वो अपने गोल को अचीव कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से रिफॉर्म करनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है इसको इनैक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में। अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 23 नेशंस में है। हमारे अलावा हमारे पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है, साथ ही आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केनिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर देखने को मिलेगा जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। और जो परसेप्शन है आज के डेट में एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो प्रेजेंस है कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लेजिस्लेटर है इन सारे कंट्रीज़ में वो लेस इन्फॉर्म्ड है, वो भी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में। इसी के अलावा आप यूके पार्लियामेंट में देखो कि एक मेंबर है वो फ्री है कि वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं अदर साइड में विदाउट बीइंग डॉन्टेड बाय एनी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ, यानी कि इनके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन लॉ नहीं है, बट हाँ इस तरीके का काम ये करते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई पार्टी के मेंबर एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो वो यहाँ पे क्रॉस ओवर करते हैं। वैसे ही यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई रिस्ट्रेंट नहीं है कि लेजिस्लेटर अगर साइड्स को स्विच कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे कोई भी बाधा नहीं है। सो आइए फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने क्या देखा। डिफेक्शन की मीनिंग हम लोग देखे, इवोल्यूशन देखे, एंड जो फैक्ट्स है उसे हम लोग देखे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या इश्यूज़ आज के डेट में आ रही है, और उसके बाद क्या क्या इश्यूज़ करंट लॉ में है और क्या हम लोग को करना चाहिए जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सके। एंड फाइनली द ब्यूटिफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो फॉरलॉग है ये नॉट प्रिजनर्स राइट, ये प्रिजनर्स का जो जेलर होते हैं उनका राइट नहीं है। आप देखो कि जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है, इट मीन्स कि पता चल जाता है कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके लिए उनको सज़ा मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो पैरोल देखने को मिलेगा और एक आपको जो है यहाँ पे फॉरलॉग देखने को मिलेगा। तो अभी क्या था ना कि काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी इन दोनों के मीनिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फॉरलॉन्ग और जो पैरोल है ये प्रिजन एक्ट 1894 है, इसके तहत ये कवर किया गया कि एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीज है। जब कोई जेल में जाते हैं तो आजीवन जेल में नहीं चले जाते जब तक उनको आजीवन कारावास का अगर नहीं मिलता है उस तरीके की सज़ा। उसके अलावा क्या है कि कभी कभी उनको घर भी जाने का मौका दिया जाता है। तो अगर आप देखो कि किसी स्पेसिफिक एक्सीजेंसी में, यानी कि कोई बहुत बड़ा रीज़न है, घर में किसी की डेथ हो गई है, घर में किसी की शादी है या फिर बहुत बड़ी सेरेमनी है, तो फिर जो जेल में रहते हैं ना उनको पैरोल के रूप में उनको घर जाने का परमिशन दिया जाता है। लेकिन यही फॉरलॉन्ग क्या होता है कि ये ग्रांट किया जाता है बिना किसी रीज़न के। तो ऐसे ही नहीं कि किसी को भी ग्रांट कर दिया जाता है। जैसे आप देखो कि 14 वर्ष का अगर आपको जेल में रखने का, आपको नहीं, किसी को भी जेल के लिए अगर 14 वर्ष का यहाँ पे सज़ा दिया गया, तो मान लीजिए कि वो 7 ईयर्स या 10 ईयर्स वो काट चुके, तो कुछ दिन के लिए जो है या फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि चलो ठीक है, आपकी अच्छी यहाँ पे बिहेवियर रही है, आपने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं, तो फिर छोड़ दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, आपको ये बतानी है कि पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल के तहत है और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत है। तो उसी के तहत एक आता है आपका रिमिशन, इसके अलावा आपको कम्यूटेशन, आपको पार्डन, फिर उसके बाद रिमिट, ये सब देखने को मिलेगा। तो उसी में है रिमिशन, इट मीन्स कि जो भी आपको सेंटेंस दिया जाता है, एक पर्सन को सेंटेंस दिया जाता है, उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है। तो इसलिए फॉरलॉग को जो पीरियड है ना, मान लीजिए कि 14 ईयर्स का इनको यहाँ पे दिया गया है जेल टर्म, तो 10 ईयर्स के बाद इनको जो है छोड़ दिया जाता है, इनके अच्छे बिहेवियर, अच्छे वर्क और हार्ड वर्क जो कर रहे हैं। जैसे संजय दत्त जब यरवदा जेल में थे पुणे में, तो वो पैरोल में भी गए थे जब उनके घर में कुछ फंक्शन था, उसके बाद उनको जो है फॉरलॉग में छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि वो बहुत अच्छे तरीके से जेल में थे, काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा, काम किया, सोशल वर्क किया, तो इसलिए उनको पहले ही बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टाइम, मतलब कि जो भी उनका
सेंटेंस का टाइम था उससे पहले उनको छोड़ दिया गया। तो ये कॉमन डिफरेंस है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ कहा गया कि ऐसा नहीं कि हर कोई फॉरलॉक के लिए यहाँ पे कहेगा। इट मीन्स कि 14 ईयर्स का अगर या 20 ईयर्स का 7 ईयर्स का भी अगर जेल टर्म है तो सबको ये चीज़ें नहीं मिलेगी कि पहले ही आपको जो है छोड़ दिया जाएगा। ये सिर्फ उनको मिलेगा जो कि सही काम करते हैं, जो कि कमाते हैं वहाँ पे और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रिजनर्स का राइट नहीं है, जितने भी जेलर है सबका राइट नहीं है फॉरलॉक। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस और यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो प्लीज़ इसके वर्ड के ऊपर आप प्रेस कीजिएगा और ये कानून से ये दोनों वर्ड निकले। सो आई होप कि ये भी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इस बार ज़्यादा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में देखेंगे एंड देन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये थोड़ी सी लेंदी भी है तो इसे समझना भी ज़रूरी है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके बारे में एक थोड़ी सी बात देखेंगे। एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, ये कहाँ से पाइपलाइन जा रही है तो इसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को विजन है इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्रीलिम्स 2022 के लिए तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अगर आप लोगों को डेली करनी है तो ईमेल आईडी में ही आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है यहाँ पे इसकी इफिकेसी को इन्हांस करने के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन कई सालों से देख रहे हैं, डिकेड से देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी चैलेंजिंग इश्यूज़ भी निकल कर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले आप देखो कि इंडिया के द्वारा जो पहली एफर्ट्स लगाई गई थी कि इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की फ्रेमवर्क लेकर आनी है और ये लाया गया था 2003 में। और इसी के थ्रू आप देखो कि इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसको कि अनाउंस किया गया। इसी के साथ इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम भी लाई गई थी 2 साल के बाद 2005 में। उसके बाद आप देखो 2007 में अगेन 2 इयर्स के बाद गवर्नमेंट के द्वारा ये जो IDI है, इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के साथ आप देखो कि यहाँ पे अनाउंस किया गया कि इंडिया की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसीज को आपका सेटअप किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा से देखने को मिला है ना कि लैक ऑफ फर्म इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन है और जिसके के थ्रू आप लोग देखो कि इंडिया की जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसको सपोर्ट मिले, ये चीज़ों की कमी हमारे देश में देखने को मिलती है। तो फाइनली यहाँ पे इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आई है। तो इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी है और इसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट भी आपको देखने को मिलेगा है, जिसमें कि ग्रांट एड देने की बात की गई है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंस है। ग्रांट इन एड कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की मदद करनी है पैसे के रूप में तो वो पैसे दे देते हैं, यानी कि ग्रांट यहाँ पे मांगते हैं स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ग्रांट का एक मेन एडवांटेज है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रांट एंड लोन। अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको पे करना होता है वापस से। लेकिन ग्रांट में ऐसा नहीं है। ग्रांट में क्या होता है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया तो दे दिया गया, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट है कि मान लीजिए कि दूसरे देश में बहुत भारी भरकम रकम अगर भेजना है तो वो नहीं करते। क्या होता है कि हम लोग जैसे आप देखते हो कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इनको कई $400 तक का हम लोग जो है $400 बिलियन तक का हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। कहने का मतलब है कि एक पीस ऑफ पेपर देते कि ठीक है हम लोग इतने पैसे आपको दे रहे, लेकिन करेंसी के फॉर्म में नहीं दे रहे, हम लोग अपने पेपर में लिख के दे रहे, ये आप अपने कंट्री में जाइएगा तो फिर इसको क्या होता है ना कि आप लोग अपना करेंसी के फॉर्म में वहाँ से इशू कर लीजिएगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और टेक्निकल असिस्टेंस। इट मीन्स कि आज की डेट में जो हम लोग इतने ज़्यादा टेकी हो चुके हैं तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे असिस्टेंस दी जा रही है। न्यू टेक्नोलॉजी की मदद यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और मेनली यहाँ पे आप देखो कि प्रायोरिटीज़ के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, जो पार्टनर कंट्रीज़ है ना उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है ये देखा जाएगा। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रेंज है ये हमें देखने को मिला है कि हम लोग यहाँ पे कल्चर से लेकर एनर्जी टू इंजीनियरिंग है, हेल्थ टू हाउसिंग है, IT टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स टू साइंस है, डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप लोग देखो कि हमारी जो कल्चर और जो हेरिटेज एसेट्स है, ये हमारी धन है, उसको हम लोग सेव कर पा रहे हैं।
तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि बहुत बड़े तर्ज पे हम लोग अपने देश में ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ला रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे अपने इस तरीके के इस फील्ड में डेवलप करेंगे। करेंटली अगर इंडिया की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑब्जेक्टिव आप देखोगे ना, तो ब्रॉडली ये साउथ साउथ कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क में ही बेस्ड है। उसके अलावा आप देखो कि एलोकेशन जो है वो लेस देन 1% है, यानी कि इंडिया का जो ओवरऑल बजट आपको हर एक साल का देखने को मिलता है, तो उसमें से हम लोग ज़्यादा खर्च भी नहीं कर पा रहे, 1% से भी खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या ही फ़ायदा होगा अगर इसको हम लोग दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में देखें। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आप देखो कि ये अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए 2.8 बिलियन डॉलर तक का खर्च करते हैं, जो कि उनके जीडीपी का 0.22% है। साउथ कोरिया का आप देख सकते हो 0.1% उनका जीडीपी का होता है। ऑस्ट्रिया का 0.27% होता है। साथ ही इंडिया का अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो क्रेडिट लाइन है वो भी यहाँ पे $2 का 2 बिलियन हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी जो एलोकेशन है बजट में वो बहुत कम है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काम करते हैं। इनका रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंडिया की जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है ना, इसको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करे, कोऑर्डिनेट करे और मैनेज भी करे। ओके, इसी के साथ अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि क्यों ज़रूरत पड़ा है इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी को, इसकी नीड क्यों है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की एवोल्यूशन हो रही है। फ्यूचर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एजेंसीज के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे लोकेट किया गया है कहाँ, तो न्यू जो पॉलिटिकल डायमेंशंस में, जो कि यहाँ पे 1955 का जो बंगडंग कॉन्फ्रेंस था ना, उसी के बेसिस में ये देखा जा रहा है कि हर एक कंट्री में इस तरीके का एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, जो कि वो डेवलप भी करे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम भी करे। और सेकंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है पोस्ट पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए पैंडेमिक में क्या हुआ है कि काफ़ी कंट्रीज़ को, इवन स्टिल अभी भी आप देख रहे हो कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ है, जो कि न्यू वेरिएंट के कारण काफ़ी जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़े, दूसरे कंट्रीज़ को हम लोग कॉर्पोरेट करें, तो इसलिए पोस्ट पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी अभी ज़्यादा है कि बेटर तरीके से हम लोग इसका विस्तार कर सकते हैं। साथ ही बायलैटरल रिलेशन इससे बेटर होती है। जैसे आप देखते हो कि लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग बांग्लादेश को देते हैं, साथ ही भूटान कंट्री को देते हैं, नेपाल तो हमारा ही सब पड़ोसी देश है, तो हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक अच्छा आपका रिलेशन बनता है। तो ये भी बात है कि अगर हम लोग और भी फील्ड में अगर ध्यान दें और इस तरीके का कॉर्पोरेशन करें दूसरी कंट्री से, तो ये आपका क्या होता है कि दो देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और इवोल्यूशन फ्रेमवर्क है, इससे क्या होगा ना, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। जब आपके ऊपर ये दायित्व आ जाएगा कि आपको दूसरे देशों में इस तरीके की जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करनी है, चाहे आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन इतने टाइम में आपको ये प्रोवाइड करनी है, तो आप करने का कोशिश करोगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपको अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप एजेंसीज है, उनके द्वारा कुछ न्यू यहाँ पे एंटिटी प्रपोज किया गया कि बेटर डिलीवरी हो। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज़ को, अगर हम लोग कोई सहायता प्रदान करना चाह रहे हैं, तो एक डिलीवरी भी बेटर होनी चाहिए। न्यू एक्टर्स के साथ हमें इंगेज होनी चाहिए, जैसे कि सिविल सोसाइटी हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, तो ये सबको मिला के काम करने की ज़रूरत है। हैंड होल्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इंडियन सोशल इंटरप्राइजेज में परफॉर्म कर सके, और डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है वो फैसिलिटेट हो इंडिया और अदर कंट्रीज़ में। पार्टनर कंट्रीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखते हो नेचुरल डिजास्टर है, चाहे आप नेपाल ले लो, पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है, जैसे आज की डेट में जो बहुत बुरी स्थिति है अफगानिस्तान जैसे देशों में, मालदीव्स जैसे जगह पे, तो ये सारा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी हद तक यहाँ पे योगदान देंगे। साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे कि केन्या, मडागास्कर, ये सारी जगह है जहाँ पे इन डिफरेंट फील्ड में ज़रूरत है। साथ ही इंडिया की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट है 2022, तो एक कानून हम लोग लेकर आ रहे, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। तो ये जो कानून आएगा नेक्स्ट ईयर, इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। रीस्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ लर्न करना है हमें अपने खुद के प्रोग्राम से। जैसे आप लोग को पता है कि हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं कि हम लोग को अब यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो अब यहाँ पे बात आत्मनिर्भर भारत की नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रही है कि हम लोग एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी खुद की कुछ डेवलपमेंट स्कीम है, जैसे कि जम ट्रीटी आप देखते हो, जन धन योजना, और ये जन आधार यहाँ पे आपका ट्रिनिटी है। साथ ही आयुष्मान भारत है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहा गया है। अदर इनिशिएटिव भी है, गति शक्ति, अभी आप लोग देखो। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग को खुद के ही पास खुद के ही देश में इतनी सारी स्कीम्स है, जिससे हम लोग को ज़रूरी है कि इनसे हम लोग सीख सके और इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा हम लोग विस्तार कर सके। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि 5 मोडालिटीज़ क्या है इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क में। सबसे पहला है कि यहाँ पे ग्रांट देना है, ठीक है, लोन नहीं देना, ग्रांट देना।
लोन देने का मतलब होता है कि उस देश का पैसा फिर वापस उसी लोन देने का, कि जिस देश से आप ले रहे हो उस देश को वापस देना होता है। तो वो एक काइंड ऑफ हेल्प नहीं होता है। हेल्प क्या होता है? हेल्प आप लोग देखो ये होता है, ठीक है, ग्रांट देना। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कंसेशनल फाइनेंस है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्नोलॉजी शेयर करनी ही है, साथ ही ट्रेड करना है जहाँ पे भी ड्यूटी फ्री हो और कोटा फ्री एक्सेस हो। ओके, सो ये 5 एरिया है, इसको याद रखना है। अब इंडिया के द्वारा जो एफर्ट्स लाया गया है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, ये भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम याद होनी चाहिए, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंडिया की जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव था ना, वो सबसे पहले 1964 में ही बनाया गया। उसके बाद आप लोग देखो कि यहाँ पे धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। फिर इंडिया का एड मिशन भी आया जो कि 1952 में नेपाल में ये निकल कर आया था। तो ये आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोग इस तरीके का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम चलाते हैं। न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है जिसे नेस्ट यहाँ पे कहा गया डिवीजन, ये भी आपको सेट किया गया जिससे कि हम लोग यहाँ पे फैसिलिटेट कर सके फॉरेन कंट्रीज़ को कि वो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और इथोपिया की बात करें तो इंडिया के द्वारा बेटर क्वालिटी यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया गया है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो भी यूरोपियन मार्केट को। साथ ही इंडिया के अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट एंडेवर जो है बहुत सारे पार्टनर्स को देते हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, एशिया में भी हम लोग काफ़ी हद तक सहायता करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के याद रखना है। ऐसे तो आपको पता है कि हमारे देश ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में जो हम लोग मदद करते हैं, किसी देश में आप लोग देखो कि नेचुरल डिजास्टर हो गए तो हमारी NDRF की टीम सबसे पहले वहाँ पे पहुँचती है। साथ ही आप लोग अभी कोविड में तो देख ही चुके हो कि हम लोग यहाँ पे PPE किट से लेकर बड़ी बड़ी जो वैक्सीन्स है, बड़ी बड़ी वैक्सीन नहीं, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन थी, उसके अलावा आप देखो कि जब अभी कोविड की जो वैक्सीन्स है सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है, बायोटेक कंपनीज़ के द्वारा जो यहाँ पे बनाई गई है, तो यहाँ पे हम लोग कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, हम लोग इसको भी दूसरे कंट्रीज़ तक पहुँचा पा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियाज़ की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम लोग इसके ऊपर कई आज़ादी से पहले भी काम कर रहे थे और अभी आज़ादी के बाद तो और भी ज़्यादा तेज़ हो गए, और पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो है इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। जहाँ पे भी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। अब आते हैं वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो कि है इंडिया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को हम लोग समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये है सबसे पहले सेंट्रल एशिया। मैप का दौरा कर लीजिए, यानी कि मैप घूम लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद समझने में आसानी होगी। अगर सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कुछ कंट्री है जिसके पीछे तान लगे रहते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से लगने वाले कंट्रीज़ के नाम आपको बतानी है। ये ऊपर रशिया है, चाइना है, नीचे ईरान है, और उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, और उसके नीचे हमारा देश इंडिया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। फॉरेन मिनिस्टर जो थे हमारे वो कजाकिस्तान में, वो भी बायलैटरल विजिट में, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया $200 मिलियन का क्रेडिट लाइन। बाद में हम लोग एक मीटिंग भी अटेंड किए जो कि कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान आप लोग देख रहे हो यहाँ पे है, इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना। साथ ही इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशन देखें कि हमारा पास से लेकर आज तक कैसा है। तो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इंडिया के एक्सटेंडेड नेबर है। क्योंकि हमारे एक्सटेंडेड नेबर कहने का क्या मतलब है, हमारे जो नेबर्स है वो कौन कौन है? तो हमारे नेबर्स में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इतने ही देश है। लेकिन थोड़ा और दूर जाओगे तो ये एक्सटेंडेड नेबर हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने आस पड़ोस में देख सकते हो कि थोड़े से दूर में वो एक्सटेंडेड नेबर हो जाते हैं। तो हमारा जो है ना बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल कल्चर और सिविलाइजेशनल लिंक है हमारे सेंट्रल एशिया के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल एशिया के साथ हम लोग मल्टीपल लेवल पे डील भी करते हैं। सबसे पहले बायलैटरल लेवल है, यानी कि हर एक देश के साथ हमारा है। इंडिया कजाकिस्तान रिलेशन है, इंडिया किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इंडिया उज्बेकिस्तान है। तो बायलैटरल लेवल पे भी हमारा यहाँ पे रिलेशन है, और मल्टीलैटरल लेवल पे भी, जैसे कि आप कुछ प्लेटफॉर्म देख सकते हो, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी आपको 8 कंट्रीज़ है आज के डेट में इसके परमानेंट मेंबर। तो उसमें से ये सारे देश हैं जिनके साथ हम लोग भी यहाँ पे परमानेंट मेंबर में। मल्टी लेयर्ड इंगेजमेंट भी है, जैसे कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे ये आपका मीटिंग होती है। इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे कैसे ये जो है हमारी जो रिलेशन है वो सेंट्रल एशिया कंट्री से बढ़ने लगी। तो सबसे पहले आप देखो कि एंशिएंट और मिडेवल पीरियड में जब से व्यापार का जो सामानों का व्यापार स्टार्ट हुआ है, आइडिया की एक्सचेंज होने लगी है, थॉट्स जो है वो एक्सचेंज होने लगा सेंट्रल एशिया में। तो ये आपका सिल्क रोड के ही थ्रू देखने को मिला।
अलेक्जेंडर ऑफ जो मैकेडोनिया थे, कुशान थे, बाबर थे, मुगल्स थे, सुफीन्स थे, ये सारे कुछ एविडेंस है जो कि ये बताते हैं कि उनका और हमारा लिंक जो है वो इस सेंट्रल एशिया में ही था। सेकंड, यहाँ पे आप देखो मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इंपीरियल रशिया और जो ब्रिटिश है इंडिया जस्टल फॉर द इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग ग्रेट गेम इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में एक ग्रेट गेम था जिसके थ्रू हम लोग जो है रशिया से ब्रिटिश इंडिया उस समय था, तो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो रशिया के साथ हमारे यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी हुई। फिर तो उसके बाद आप देखो कोल्ड वॉर के टाइम में, तो कोल्ड वॉर के टाइम में जो है यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल एशियन कंसल्टेंट हेड जो कि हम लोग उस समय ताजिकिस्तान में ताशकेंत में यहाँ पे आपका सेटल हुआ था। फिर उसके बाद अगर देखें तो इंडिया की टाइज जो है वो रीजन के साथ धीरे धीरे बहुत स्लोली यहाँ पे हमारा डेवलप हुआ, जब यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो इंडिपेंडेंस लेने लगा। और हम लोग काफ़ी एडवांटेजेस भी ले रहे थे यहाँ पे, मतलब कि एडवांटेजेस इन द सेंस कि गुड फेथ में। साथ ही इंडिया के द्वारा कुछ असिस्टेंस भी, जैसे एंटी तालिबान नदन अलायंस हो वो भी अफ़गानिस्तान में, और ताजिकिस्तान तक रूट हो। ताजिकिस्तान जो है ये आपका लोकेशन बन गया इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज़ मिलिट्री बेस, तो ये भी याद रखना है कि ताजिकिस्तान में हमारा जो पहला ओवरसीज़ मिलिट्री बेस है वो यहाँ पे है, तो इससे हमारी ये रिलेशन अच्छी हुई। उसके बाद आप देखो 2000 में क्या हुआ कि इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, फाइन। फिर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन भी देखने को मिलेगा कजाकिस्तान के साथ। फिर यहाँ पे तापी पाइपलाइन है जो कि 2010 में ही अनाउंस किया गया था। तापी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो यहाँ पे देखते रहे हो कि ये यहाँ से भी हमारा पाइपलाइन है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 2010 के बाद क्या हुआ कि 2012 में इंडिया के द्वारा एक अनवील किया गया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। 2017 में क्या हुआ कि इंडिया के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसको हम लोग फुल मेंबर जैसे ज्वाइन किए। 2019 में क्या हुआ कि इंडिया और सेंट्रल एशिया जो डायलॉग फोरम है वो निकल कर आया। 2020 में आप लोग देख सकते हो कि इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल यहाँ पे ये बना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, इसको रटने ही मत बैठ जाना। अभी आप ये समझो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशन बेटर है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन क्यों बेटर है ये समझिए, क्या फ़ायदा है हमें सेंट्रल एशिया से। तो नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज से एक आप कह सकते हो कि काफ़ी धनी देश है ये, मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयले, ऑयल, गैस, यूरेनियम, गोल्ड, लीड, जिंक, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो है इसमें हाइडल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी का ये काम करता है। जियो स्ट्रैटेजिक की बात करें तो पुराने टाइम से ही आप देख सकते हो जब से ग्रेट गेम था, और मॉडर्न वर्जन भी आप देख सकते हो जो कि आज के डेट में हम लोग ग्रेट गेम्स एक खेलते भी है गेम। तो रशिया, चाइना, US, टर्की, ईरान, यूरोप, US, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये सब यहाँ पे आप देखो कि इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो पीस और स्टेबिलिटी है इस रीजन में। आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ के जो देश है ना, ये यहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहे हैं, या फिर इनमें अपनी आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आप देख सकते हो कि इसमें जो है आपकी कोई मिलिट्री रूल होती है, या फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि कोई डिस्प्यूट का कारण बहुत हद तक नहीं होता है। बहुत शांत देश है ये सब, अपने अपने में ही खुश रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो पीस एंड स्टेबिलिटी है इस रीजन में। और इल्लीगल जो ड्रग ट्रेड है वो यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट से आपको देखने को मिलेगा, जो ओपीएम की पैदावार होती है। तो गोल्डन क्रिसेंट कहाँ है? गोल्डन क्रिसेंट आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 3 देश है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस देश से जो है ना थोड़ी ड्रग ट्रेड जो है वो सेंट्रल एशिया में भी होती है, क्योंकि ये सेंटर में आपको गोल्डन क्रिसेंट देखने को मिलेगा। ऊपर में सेंट्रल एशिया है, नीचे में हमारा देश है, तो हम लोग दोनों जूझते हैं। हमारे देश में भी आप देखो कि गलत तरीके से जो है ये ड्रग्स वगैरह हमारे देश में भी आते हैं, तो हम लोग दोनों देश परेशान हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों रीजन परेशान हैं। तो इससे कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी में थ्रेट होती है। तो रीजनल एक्सट्रीमिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, टेररिज्म है, ये कुछ अदर चैलेंजेस है जो कि इस रीजन में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर, सेंट्रल एशिया में आप देखो ह्यूज कल्टिवेबल लेवल है या एरियाज़ है, यानी कि जो उपजाऊ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो बैरन यहाँ पे नहीं है। बाकी आप देखो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो सेंट्रल एशिया ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज से लेकर बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप देखो कि अच्छा खासा यहाँ पे काम होता है। इंडिया की जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है ये हम लोग यहाँ पे जॉइंट वेंचर लेकर आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक है भी हमारी बैंकिंग के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, IT के फील्ड में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। साथ ही आप देखो कि कुछ स्पाइसेस का भी हम लोग इंपोर्ट कराते हैं सेंट्रल एशिया से,
जो कि यहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। साथ ही ये सारी चीज़ फ़ायदे देख लिए कि क्यों हम लोग अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो कि हमारी रिलेशन इतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस सबसे बड़ी है कि पुअर कनेक्टिविटी। अब हम लोग कनेक्ट ही नहीं हैं तो फिर कैसे हमारा एक ये देखिए कि अगर आपके फ्रेंड है और आपका फ्रेंड और आपके घर के बीच में अगर अच्छी सड़कें हैं, अच्छी रोड है, अच्छी हाईवे है, तो आपको उससे मिलने जाने में ना ज़्यादा सोचना नहीं होता होगा। लेकिन वही है कि अच्छी सड़कें नहीं होती होगी, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि रॉबर्स है, डकैत रहते हैं, या फिर जो है वहाँ पे आपकी जाओगे तो कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर से कुछ हो जाएगा, तो फिर आप लोग जाने में थोड़ा हिचकोगे। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ है कि कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस की कमी है हमारा सेंट्रल एशिया में। क्यों कमी है ये भी आप लोग देख लो, क्योंकि हमारे अगल बगल इतने महान देश है। ये एक पाकिस्तान है यहाँ बैठा हुआ है, ये हमें जो है काफ़ी इंटरप्ट करता है। तो हम लोग अफगानिस्तान भी नहीं जा पाते, तो अफगानिस्तान जाने के लिए हम लोग जो है चाबार पोर्ट बनाए हैं, ठीक है, वो भी आप देखते हो चाबार पोर्ट बनाया है। उसके थ्रू हम लोग ईरान से जाएंगे, ईरान से फिर हम लोग बाईपास होकर सेंट्रल एशिया जाएंगे। एक साइड तो पाकिस्तान सर पे बैठा है लेफ्ट साइड, राइट साइड आप देखो तो चाइना सर पे बैठा है। ये अलग ही इसकी बदमाशी चलती है, तो यहाँ से भी हम लोग नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एशिया पहुँचने के लिए चाबार रूट बना लिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट जो हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए ना वो नहीं है। फर्दर आप देखो प्लांट जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी सीरियस जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। कभी पैसे की कमी हो जाती है, कभी पॉलिटिकल विल की कमी हो जाती है, कभी सिक्योरिटी चैलेंज निकल कर आते हैं। अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल है इंडिया की, जो ट्रेड है ना इस रीजन में वो आप देखो मात्र हमारी $2 बिलियन का है। इट मीन्स कि लिमिटेड कनेक्टिविटी है, लो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है इस रीजन के साथ, तो इसलिए हमारा ट्रेड अच्छा नहीं है। आप लोग ट्रेड देखो चाइना के साथ हमारा $100 बिलियन तक का है, और वहीं सेंट्रल एशिया में मात्र $2 बिलियन तक का है, तो समझ सकते हैं कि हमारी तो कुछ ट्रेड है ही नहीं। एनर्जी जियोपॉलिटिक्स है, इट मीन्स कि बहुत सारे रिपोर्ट है जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना ये काफ़ी अपनी जो रियलाइंट है वो ऑयल पे बढ़ा रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में। ओके, तो ये मेजर पावर यहाँ पे है, ऑयल इज़ अ बिग पावर, ठीक है। तो हम लोग भी आप लोग देख रहे हो कि एनर्जी सिक्योरिटी पे खोज रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेस्ट एशिया पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए। तो यहाँ पे भंडार बहुत अच्छे हैं सेंट्रल एशिया में, तो क्यों ना हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो। वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिनेरियो भी है, यानी कि आप लोग देखो कि कभी ना कभी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, इनस्टेबिलिटी है। ये दो देश है जो कि ये पूरे रीजन को ख़राब करके रखा है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसी के साथ आप देखो कि ईरान और यूएस का भी जो झगड़ा चला था, यूएस के द्वारा जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनके द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई थी और इसके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर रोक लगा दिया गया था। तो उस समय भी काफ़ी क्षति हुई थी। इंटरनल डायनेमिक्स भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि इस रीजन में बहुत सारे इथनिक, ट्राइबल, लिंग्विस्टिक, जोग्राफिकल और इवन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी यहाँ पे मैटर करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है गवर्नेंस को लेकर, मूवमेंट जो है वो बॉर्डर के अक्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस है जो कि बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं है, ये आप लोग भी देख लिए, लेकिन है तो एग्जिस्ट तो कर रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करें। वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि हम लोग सेंट्रल एशिया को अपना दोस्त कैसे अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहला है कि हम लोग को अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी होगी। किसी के साथ अगर आप लोग को अपनी रिलेशन बढ़ानी है तो आपको उससे बातचीत करना होगा, आना जाना करना होगा, तभी एक अच्छी रिलेशन बन सकती है। तो इसके लिए क्या है ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखना होगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि दो देश जब आपस में व्यापार करते तो उसमें कुछ ना कुछ आप देखो कि तारीफ कम होते हैं या फिर नहीं होते, तो ये करना होगा। फिर यूरेशियन यूरोप इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना होगा। साथ ही जो इंटरेक्शन है थर्ड कंट्रीज़ के साथ, इसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंडिया, यूएस और रशिया जो है वो इस एरिया में कॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है कि कॉर्पोरेट करना चाहिए, जो कि इलीगल तरीके का जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो हो रही है ये सब रोक सके। डिफेंस कॉर्पोरेशन है, हमारी एनुअल एक्सरसाइज है, जैसे कि काजिद है जो कि कजाकिस्तान के साथ करते हैं। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस सेक्टर्स में, और साथ ही आप देखो कि हम लोग एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी यहाँ पे सेटअप किए हैं डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। इंडिया और सेंट्रल एशिया एक डिफेंस एक्सपो है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग है कि हम लोग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। साथ ही हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है, जिसके में क्या है कि इंडिया के द्वारा ग्रांट यहाँ पे असिस्टेंस दिया जा रहा है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इस रीजन में हम लोग यहाँ पे ग्रांट भी दे रहे हैं। साथ ही देखो कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोच भी है, यानी कि चाइना का जो इमेज है, चाइना क्या करता है, डेट ट्रैप में फंसाता है, लेकिन हम लोग अगर किसी को सहायता करते हैं तो हम लोग गुड फेथ में करते हैं, अच्छे अप्रोच के साथ करते हैं। हम लोग किसी को डेट ट्रैप में नहीं फंसाते, कर्ज में नहीं फंसाते। तो हमारा जो अप्रोच होता है वो सॉफ्ट ही होता है, तो इसलिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जैसे एक्चुअलाइजेशन है BRI का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना के द्वारा लाया जा रहा है,
तो हमें भी यहाँ पे सेंट्रल एशिया पॉलिसी को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन की जो न्यू सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजी है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही आप देखो कि हमारे द्वारा अगर कनेक्टिविटी पुअर है तो क्या हम लोग कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, तो यस एफर्ट्स लगाए हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट है जो कि 2000 में लाया गया था। इसके द्वारा कनेक्टिविटी ऑफर की गई थी इंडिया और सेंट्रल एशिया रीजन में, और वो भी ईरान के थ्रू, ठीक है। साथ ही आप देखो कि चाबार पोर्ट तो हम लोग बनाई, इसके बारे में मैं बता दी। इसके अलावा आप देखो कि हम लोग गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट किए इंडिया और सेंट्रल एशिया में, कहाँ से, तो ईरान से। इंडिया के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे कस्टम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको भी एसिड किया गया है, वो भी TIR कार्डनेट्स इन 2017 के तहत, और अशकाबेद एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है जिसमें कि ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो ये कुछ एफर्ट्स है हमारे द्वारा लगाया गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें हो गई सेंट्रल एशिया के साथ, बहुत घूम लिए हम लोग सेंट्रल एशिया। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर होगी। क्लियर देखिए, तो कुछ बातें हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो कि आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल एशिया जिसके बारे में बातें बहुत की जाती है, तो आपको बेसिक बातें तो याद होना चाहिए। इस रीजन का मैप याद होना चाहिए, ये रीजन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे हमारी दोस्ती बढ़ी और क्या क्या अभी दोस्ती को और मजबूत बनाने में प्रॉब्लम है, तो चैलेंजेस याद रखनी है, और कैसे कर सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन भी याद रखनी है। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स, देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है अभी फिर से री इलेक्ट हुए थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, और कौन से टर्म के लिए, तो 2022 से 24 तक। इंडिया का करंट टर्म जो है वो एंड हुआ था 2021 में, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इस काउंसिल में आप देखो 47 मेंबर स्टेट है जो कि डायरेक्टली और ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और इंडिविजुअली भी होते हैं, वो भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। और यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर है वो जनरल असेंबली के ही होते हैं। यूनाइटेड नेशन GA जो है ना, जनरल असेंबली, उसी के मेंबर होते हैं। और जो मेंबर ऑफ काउंसिल है वो यहाँ पे 3 साल की पीरियड के लिए सर्व करते हैं, और वो एलिजिबल नहीं होते, यानी कि इमीडिएट वो फिर री इलेक्ट होकर जो है नहीं आते 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद। तो 2 बार वो इलेक्ट होकर आ सकते, फिर नहीं आते, ठीक है, काउंसिल के मेंबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। तो ये याद रखिएगा। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, इसको समझिए कि कहाँ से कहाँ तक है। अब ये आप लोग देखो कि रशिया टू जर्मनी ये आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, रशिया टू जर्मनी, यहाँ पे आपका नॉट बनाया जा रहा है। ये बाल्टिक सी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे आती है। अब ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये न्यू एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है जो कि आपका रशिया से यूरोप तक बाल्टिक सी को होते हुए ये रन करेगा। तो सी भी याद रखना है, देश भी याद रखना है, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा है ना कि इकोनॉमिक और जो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आप देखो कि 1224 किलोमीटर का है, 11 बिलियन ये डॉलर अंडर वाटर लिंक है, जो कि सबसे छोटा है लेकिन बहुत ही बेटर है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रूट है, जिससे कि इंडिया का जो गैस एक्सपोर्ट है ना वो जर्मनी में डबल हो पाएगा। तो अंदर ही अंदर है, ये बेटर यहाँ पे बनाया गया है। एनर्जी सिक्योरिटी भी यहाँ पे यूरोप को हो पाएगा, यानी कि हाईली यहाँ पे गैस वगैरह मिल पाएंगे, और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है इस रीजन में। ये पाइपलाइन से क्या हो पाएगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट जो एनर्जी ट्रेड है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में वो बेटर हो पाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत इशू भी बताई जा रही है कि यहाँ पे बहुत सारी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ है ईस्टर्न यूरोप में, जैसे कि पोलैंड है, स्लोवेनिया है, यूक्रेन है, वो यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम 2 को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ट्रांजिट फ़ी जो है एक जगह से दूसरे जाने में जो गैस वगैरह की फ़ी है वो कम हो जाएगी, और पार्शली भी, और साथ ही साथ उनको जो है यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक और जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो भी जियोपार्डाइज हो जाएंगे, यानी कि 2 तरीके से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये नहीं करे। US सैंक्शन भी है इनके अलाइड कंट्रीज़ में, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम में आप देखो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे ना, कंपनीज़ वगैरह थी, तो वो जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे टेक्नोलॉजी सप्लाईज़ को, तो वो वायलेट हुआ था कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये भी आपका कहा जा रहा है कि यहाँ पे US सैंक्शंस भी अलाइड कंट्रीज़ में लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत सारी ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उनको प्रॉब्लम होगी। ओके, सो गाइज यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन हमारी कंप्लीट होती है। 4 आर्टिकल, 2 आर्टिकल और 2 यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इससे हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और इकॉनमी की एक लेसन आ चुकी है। लेकिन आज आप लोग को यहाँ पे कल्चर मिलेगी, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं छोटे टॉपिक्स उठा रही हूँ जो कि मैं आपका कवर कर सकूँ आज। तो कल्चर मैं देखती हूँ यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग, इसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, इट मीन्स कि नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में,
एंड नोबेल प्राइज़ जो कि 2021 की लिटरेचर के फील्ड में दी गई है। एंड वन शॉर्ट टॉपिक है जो कि निहांग। तो निहांग ये न्यूज़ में क्यों है और ये है क्या है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कल्चर टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल्चर टॉपिक के साथ, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारी कलमकारी पेंटिंग। तो कलमकारी पेंटिंग न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कारूपर कलमकारी पेंटिंग जो कि तमिलनाडु की है, इसे अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिसे हम लोग जीआई टैग भी कहते हैं। तो जीआई टैग इस टॉपिक को मिला है, सो दैट्स वाई ये टॉपिक अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और दूसरे भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो बेसिकली उसी टॉपिक से होते हैं जिसको जीआई टैग मिली हुई है। तो वैसे टॉपिक्स को आप लोग को छोड़ना नहीं है और डिटेल में जाके उसके बारे में रीड आउट कर लेनी है। तो कलमकारी पेंटिंग के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु यानी कि कलमकारी पेंटिंग ये आपका प्योर कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसमें किया जाता है और ये टेम्पल्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। अम्ब्रेला कवर्स होते हैं, सिंड्रिकल हैंगिंग होती है, चैरट कवर होते हैं, जो रथ वगैरह होते हैं उसको कवर करने के लिए ये कलमकारी पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फॉल्स सीलिंग भी जो है वो क्लॉथ पीस की होती है। आज के डेट में तो हम लोग अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, बट ये आप लोग देख सकते हो कि तमिलनाडु में इस तरीके का भी उपयोग होता है। कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो ये कारूपुर में होता है, इसलिए आपका कारूपुर कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है। और ये विलेजेस है जो कि आपको यहाँ पे अरियल्लूर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, साउथ की थोड़ी वर्ड्स ऐसी होती है जो कि मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोग से क्षमा मांग लेती हूँ। कलमकारी पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टाइप ऑफ हैंड पेंटेड और यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है जो कि कुछ कुछ पार्ट्स में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये वॉल में, दीवारों में जो है, दीवारों में इसको हैंग किया जाता है। आप देख सकते हो इस पेंटिंग की भी यहाँ पे चित्र दी गई है, तो कितना ज़्यादा ये एकदम से आप देख सकते हो कि फाइन पेंटिंग है, या हाथों से बनाई जाती है पेंटिंग। साथ ही कलमकारी का मतलब क्या होता है, कलम मीन्स पेन, जो आप लोग पेन है, और कारी मीन्स वर्क, यानी कि पेन से किया हुआ काम को हम लोग कलमकारी कह रहे हैं। ठीक है, और ये कॉटन और सिल्क फैब्रिक में ये काम किया जाता है। और ये जो कलरफुल आर्ट है ये आज से नहीं, ये मोर देन 3000 BC से ही हम लोग इस आर्ट को देख रहे हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल अगर कलमकारी का देखें तो ये कालाहस्ती में फेमस है जो कि चेन्नई के नॉर्थ में है, और मसूलीपट्टनम जो कि ईस्ट ऑफ हैदराबाद में है। तो ये दो जगह है जहाँ पे ये स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये जो पेंटिंग है ना, उस समय ये यूज़ होता था हिंदू दीतीज, जो हिंदू के जितने भगवान हैं उनको यहाँ पे उनको यहाँ पे शो करने के लिए होता था, उनमें होता था। और ये जो सीन है हिंदू माइथोलॉजी से, वहाँ पे ये पेंटिंग यूज़ होती थी। ये जो आर्ट है ये आप लोग देखो कि मुगल्स के ही टाइम में है, पर्टिकुलरली जो गोलकोंडा वाला रीजन है वहाँ से ये पेंटिंग आपका निकल कर आया है। मोस्टली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नेचुरल डाइज यानी कि नेचुरल कलर यूज़ किए जाते हैं, और इसमें 23 स्टेप्स होते हैं। तो 23 स्टेप्स होते हैं कि पहले इसको चित्र को बनाना है, फिर उसमें कलर फिल करनी है, फिर अपना ये इनका एक तरीका होगा। तो उतने तरीके में आपको नहीं जाना है, बेसिकली इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप लोग को काउंट डाउन करके रखनी है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव देखते हैं कि ये जो स्टाइल है कलमकारी पेंटिंग्स की, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आप देखो श्री कलाहस्ती स्टाइल है। एक्चुअली ये टेम्पल्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा जो कि हिंदू पैट्रोनेज के होते हैं। और यहाँ पे कलम और पेन ये यूज़ किया जाता है फ्री हैंड ड्राइंग, यानी कि आप लोग हाथों से ड्राइंग करते हो, और कलर्स भी यहाँ पे हाथों से ही फिल किया जाता है। फाइन। और ये जो थीम्स है यहाँ पे, थीम्स और डीटीज़ जो है ये ग्रेट इपिक्स में देखने को मिला है, जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराणास हो गए, अदर जो मिथोलॉजिकल क्लासिक्स है वहाँ पे आपको ये सारे थीम्स और डीटीज़ में देखने को मिलेंगे। ये डिपिक्ट किए जाते हैं इस क्रॉस में, टेम्पल हैंगिंग में। टेम्पल्स में आप देखते हो कि वहाँ पे दीवारों में जो हैंग किया जाता है वो कलमकारी पेंटिंग होते हैं। रथ वगैरह जो है उसके बैनर्स लगे रहते हैं इससे, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मछलीपट्टनम स्टाइल है, तो पेडाना कलमकारी, जिसे यहाँ पे मछलीपट्टनम स्टाइल भी कहते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स जो डाइट ब्लॉक पेंटिंग्स है ना, वो यहाँ पे इंक्लूड है, और पर्शियन आर्ट से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। और यहाँ पे जो भी मोटिव्स होते हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, और लीफ डिज़ाइन को। तो पत्ते में भी, पेड़ में, ये सारे डिज़ाइंस है जो कि यूज़ किया होता है यहाँ पे, तो इसको ध्यान देनी है। ओके, इसी के साथ आप देख सकते हो अदर ब्लॉक पेंटिंग आर्ट भी है जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है। जैसे गुजरात रीजन में अगर आप देखो तो यहाँ पे अजरक प्रिंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में आप देखो तो ये संगानेरी है, दाबू है। मध्य प्रदेश पे देखें तो बाग पेंटिंग है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता सेरमपुर में अगर आप देखो, वाराणसी में, फिरोजाबाद जो कि यूपी में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है इस ब्लॉक पेंटिंग का।
साथ ही अदर फॉक आर्ट्स भी आप लोग देख सकते हो। फॉक आर्ट्स कहने का मतलब है कि उसी राज्य में वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित है। जैसे आंध्र प्रदेश में आपको लेपाक्षी पेंटिंग देखने को मिलेंगे, राजस्थान में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, अंबर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथिला रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल में है, बेसिकली आपको बिहार वाले रीजन में, कथकली केरल में है, दलखाई डांस आपका उड़ीसा में है, पावाकोथू आपका केरल में है, और नायका पेंटिंग आपका मदुरई और तंजावुर में। तो बेसिकली ये सारी जो पेंटिंग्स है ना आपको रटने नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि आप लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हो एटलीस्ट यहाँ की आपको पेंटिंग के बारे में, अपनी राज्य के पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बेसिकली कि जीआई टैग होता क्या है। अब यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग को जीआई मिला है, तो ये टैग के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। ये एक साइन है जो कि किसी प्रोडक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं और इनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। जैसे अभी आप लोग देखो कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये तमिलनाडु से। इट मीन्स कि आप पूरे देश भर में, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं पूरे दुनिया भर में अगर आप देखो तो कलमकारी पेंटिंग का नाम लिया जाएगा ना, तो ये समझ में आएगा कि ये तमिलनाडु की पेंटिंग है। इसको हम लोग किसी और राज्य की पेंटिंग, किसी और देश की पेंटिंग नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जहाँ की ये पेंटिंग होती है ना, वहाँ की ये खासियत बन जाती है कि हाँ यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। भले ये पेंटिंग आपका हर जगह इस्तेमाल होता होगा, और भी राज्यों में इस्तेमाल होते हैं, बट इसकी जो पहचान है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होकर आई है, वो इसमें एक आप कह सकते हो कि इसको सर्टिफिकेट मिल गया है। जीआई टैग कहने का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है। यहाँ पे जो भी कलमकारी पेंटिंग यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं उनको राइट्स मिल जाता है कि उनको थर्ड पार्टी से गलत तरीके से जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनसे इस्तेमाल करने से रोके। तो ये अधिकार एक मिल जाता है, वो आप लोग देखते हो। साथ ही अगर पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत देखें तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, ये इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आपका इसको इसमें कवर किया गया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहने का मतलब है कि जो भी आप लोग इनोवेट करते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका अधिकार हो जाएगा। तो ठीक है, आपका अधिकार है, इट मीन्स कि आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपना एनर्जी लगाया, अपने मनी लगाया, तो उसके लिए आपको जो है कुछ फ्रीडम मिलना चाहिए। कुछ सालों तक जो है आपको ये मिलना चाहिए कि उस पेंटिंग को, उस प्रोडक्ट को कोई और जो है उसको नहीं बना सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो ये भी आप देख सकते हो कि पेरिस कन्वेंशन के अंदर जो है जीआई टैग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत रखा गया है। साथ ही यहाँ पे आपका ट्रेड रिलेटेड जो एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट का, इसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। इंडिया की बात करें जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, और ये किस कानून से जीआई टैग दिया जाता है, तो इसके लिए एक बेसिकली कानून है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का। इसके तहत इसको ये आपका जो है यहाँ पे जीआई टैग दी जाती है। अब ये जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है, ये टैग सिर्फ आपका वैलिड रहेगा 10 ईयर्स तक, ओके। लेकिन इसको फिर से रिन्यू करा सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन 10 ईयर कंप्लीट हुआ तो फिर अगर आप रिन्यू कराना चाहते हो तो अगला 10 ईयर आपको मिलेगा, यानी कि 10 ईयर्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ ओनली, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीआई टैग। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी देखें तो कल कुरिची वुड है, वुड कार्विंग है तमिलनाडु से, जिसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो काला कुरिची अगर वुड कार्विंग देखें तो ये स्पेशलाइज्ड है, यानी कि टेम्पल रिलेटेड जो आइटम्स है ना उसको कार्व करने में, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया। तो पुरानी ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन होते थे ना, जैसे कि आप देखोगे कि कोई भी ऐसी हमारे यहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स, उसमें काफ़ी ब्यूटीफुल नक्काशी की जाती थी। आज की डेट में वैसी नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस है ना उसको फर्नीचर में बनाना, तो और वो सारे नक्काशी आपको आज की भी डेट में बड़े बड़े टेम्पल्स में देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर आप साउथ की टेम्पल में जाते हो, जो कि तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सारी जगह पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नक्काशी वाले जो है टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। अदर जीआई टैग्स अगर हम लोग तमिलनाडु से देखें तो ये कन्याकुमारी क्लोव्स है, यानी कि जो लौंग आप लोग देखते हो ये भी मिला हुआ है। डिंडीगुल लॉक है, एक तरीके का ताला है। महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर्स है। नीलगिरी टी है एंड विरूपाक्षी हिल बनाना है, ये एक केले है, वो भी यहाँ पे मिले। और एक तंजावुर डॉल है, तंजावुर पेंटिंग है, कोयम्बटूर वेट जिंजर है एंड कंचीपुरम सिल्क है और साड़ी है। तो इतने सारे आपको टैग्स जो है वो तमिलनाडु से देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी है कि नहीं? अगर आप लोग तमिलनाडु से भी बिलोंग करते हो तो इसको ज़रूर याद रखना है, और वैसे भी याद रखनी है, कलमकारी पेंटिंग को तो याद रखनी ही है, ओके। ये पेंटिंग आप लोग देख लो, काफ़ी खूबसूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जीआई टैग। कमिंग टू द नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो फर्स्ट देखेंगे कि नोबल पीस प्राइज़ 2021 की। अब ये नाम तो याद रखना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट अपने हिसाब से कोई निमोनिक्स बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नोबल पीस प्राइज़ है तो ये मारिया रेसा है, और ये आपका बीट्री मोराटोव है। तो ये आपका एमआर हो गए और डीएम हो गए। तो
तो इस तरीके से DMR आप लोग याद रख सकते हो, पीस में शांति वगैरह कौन यहाँ पे आपके जो है पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कौन होते हैं, तो DM होते हैं, है कि नहीं, ये मेंटेन करते हैं, इनका एक ये भी फंक्शन है, रोल है। तो DM से आप लोग जो है इस तरीके का शॉर्ट फॉर्म बनाकर याद रख सकते हो, ठीक है। पीस DM है, MR है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है कि इनका एफर्ट सीखने को मिला है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस आर्टिकल्स के तहत आता है, तो आर्टिकल आपका 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 2012 में क्या हुआ था कि जो ये मारिया रेसा है ना, ये को फाउंडेड ट्रैपलर है एक डिजिटल मीडिया कंपनी की, जो कि यहाँ पे आप देखो कि इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के लिए रेसा के द्वारा फोकस किया गया था। जो फिलीपाइंस की प्रेसिडेंट है यहाँ पे रोड्रिगो, उनकी कंट्रोवर्शियल थी वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन। तो ये क्लेम किए थे कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं उनकी यहाँ पे जो है लाइफ की बात है। तो यहाँ पे रशियन जर्नलिस्ट जो थे DM, इनके द्वारा ये को फाउंडेड है किसमें, न्यूज़पेपर जो कि नोवाजा गैजेटा है। तो मोरोटो जो कि यहाँ पे DM है, ये डिकेड्स डिफेंडेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर रशिया में, जो कि आप लोग देखते हो कि काफ़ी जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, उनको कहीं ना कहीं रोका जाता है, टोका जाता है, और अगर वो सच बोलना चाहते हैं तो उनमें भी उनको कई तरीके की प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करने को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इनके द्वारा जो है यहाँ पे आवाज़ उठाई गई है। तो ये शांति का यहाँ पे प्रतीक है, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ अगर लिटरेचर में देखें तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये तंजानियन राइटर है अब्दुल रज़क गुरना, तो इसको याद रखने, अब्दुल रज़क यानी कि AG को यहाँ पे आपका जो है लिटरेचर में मिला है नोबेल प्राइज़। कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो काम के लिए जो कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा काम किए हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कॉम्पेंसेट पेनिट्रेशंस है, इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म, और जो फेथ है रिफ्यूज़ी का गल्फ में, जैसे कि कल्चर्स हो गए और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट्स हो गए, तो इनके बीच में जो यहाँ पे आप देखो गल्फ है, उनमें जो यहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं उनके फेथ को यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ये रिप्रेजेंट करने का और एक्सप्लोर करने का ये काम किए। तो लिटरेचर में इतना डेप्थ में आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ नाम पूछ सकते हैं, तो नाम याद रखिएगा। निहांग्स की अगर बात करें तो निहांग्स जो कि आप देखो कि सिख वॉरियर जो है इनसे रिलेटेड है, और ये ब्लू रोब्स होते हैं यहाँ पे, और इनका तलवार है, स्पेयर्स है, ठीक है, शॉर्ट और स्पेयर्स है, और ये टर्बन से डेकोरेटेड भी है, ठीक है, टर्बन जो वो पगड़ी पहनते हैं। और ये जो ऑर्डर है इसको बहुत सालों पहले भी आप देखो कि इसको ट्रेस किया गया, यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके टाइम से ही इस तरीके की जो है निहांग्स चलते आ रही है। ये जो टर्म है निहांग, इसका मतलब है क्वालिटीज़ ऑफ द क्लैन, ठीक है। इनकी फ्रीडम है कि वो किसी भी डेंजर डेथ से जो इनका कोई भी डर नहीं है, यानी कि किसी भी खतरे से नहीं डरते, किसी भी डेथ से नहीं डरते, और एकदम से रेडी रहते हैं एक्शन के लिए, क्योंकि इनके पास इसलिए वो शॉर्ट लेके यानी कि वो तलवार लेके घूमते हैं। निहांग्स आज के डेट में आप देखो तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में ये डिवाइड हो गए और ऑर्गेनाइज है 2 दल में, एक तो है बुद्धा दल और दूसरा है तरुणा दल, ठीक है। निहांग का काफ़ी अच्छा खासा रोल है कि सिख पंथ को कैसे डिफेंड करे आफ्टर द फॉल ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, और ड्यूरिंग जो ऑनस्लॉट हुआ था अफगान इन्वेडर यानी कि अहमद शाह दुरानी जब यहाँ पे इन्वेड किए थे, आए थे, तो उस समय के बारे में बात है। तो इतनी बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक मार्शल आर्ट है पंजाब की जिसको घटका कहते हैं, तो ये निहांग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बात है, फैक्ट्स है, इसमें आपको समझने के लिए कुछ नहीं है, चीज़ें याद करनी होगी, जहाँ पे याद करनी होगी वहाँ पे मैं एकदम से डायरेक्टली आपको कहती हूँ कि आप याद कर लेना। और याद भी ऐसा नहीं है कि रटे जा रहे हैं जाप कर रहे, नहीं, 2-4 बार आप रीड कर लेना, आपको अपने माइंड में जो है क्लिक कर जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कल्चर की हमारी लेसन कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को विजन है इसके टेस्ट सीरीज़ या फिर मेंस की टेस्ट सीरीज़ आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग मेल करके ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी अभी से प्रैक्टिस होगी तो जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आप कंफर्टेबल फील करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।